लोगों के लिए ला रखा है और एक एक प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखेंगे और प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर करेंगे। कई प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको चौंका देंगे, इसलिए ध्यान से आप एक एक प्रश्नों को देखेंगे। जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जो चीजें आपसे पूछी जाए एग्जाम में उनको हम क्लियर कर पाए। तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल आप लोगों को सब दिख भी रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा। आइए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेता हूं। आप लोगों के सामने लिखा गया है भूगोल ज्योग्राफी टॉप 30 सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के लिए, और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग उत्तर करिएगा। आपके सामने प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? चिनूक स्थानीय पवन किसमें चलती है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है कि पंपास में, बी लिखा गया है वेल्ड में, सी लिखा गया है प्रेरी में और डी लिखा गया है सवाना में। तो कमेंट करें पहले प्रश्न के लिए आप लोग, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? चिनूक स्थानीय पवन कहां पर चलती है? पंपास में, बेल्ट में, प्रेरी में या फिर सवाना में? पहले प्रश्न के लिए आप लोग कमेंट करिए, मैं देखूं कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सबको गुड आफ्टरनून भैया, सबको गुड आफ्टरनून। एक बार आप लोग कमेंट करिए, मैं देखूं कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं। सर कहां हो मीनाक्षी का आ रहा है लिख के, क्या मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं? क्या आप लोगों के पास पहुंच तो गया? सी आना एक तरफ से शुरू भी हो गया। यहां पर आप ध्यान दें कि जो चिनूक है, ये चिनूक पवन कहां पर चलती है? तो आप लोग जानते होंगे कि चिनूक पवन यूएसए का जो रॉकी पर्वत है, यूएसए में जो रॉकी पर्वत है, उस रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से ये नीचे की तरफ उतरती है चिनूक पवन, जिसे हिमबच्छी स्नो ईटर या हिमबच्छी पवन के नाम से भी जाना जाता है। हिमबच्छी पवन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस पवन के चलने के बाद ही वहां के जो बर्फ हैं वो पिघल जाते हैं, जो वहां के चारागाह हैं वो खुल जाते हैं, इसलिए इसे हिमबच्छी पवन के नाम से भी जाना जाता है। ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से नीचे की तरफ उतरने वाली एक स्थानीय पवन है। जो प्रेरीज है, ये प्रेरीज घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? यूएसए में पाए जाते हैं, इसलिए आप लोगों का जो राइट आंसर है वो प्रेरीज हो जाएगा। इस प्रकार के सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे भी जा सकते हैं। पंपास की बात किया जाएगा तो अर्जेंटीना हो जाएगा, वेल्ड की बात किया जाए दक्षिण अफ्रीका, शवाना का बात अगर किया जाए तो मध्य अफ्रीकी देश जो होते हैं उसमें शवाना घास के मैदान विकसित होते हैं। इसलिए पहले प्रश्न के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं 2 नंबर पे, और 2 नंबर का जो प्रश्न है थोड़ा ध्यान से आप लोग उत्तर करिएगा, अन्यथा आप लोग फंस सकते हैं इस प्रश्न में। लिखा गया है कि सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? ऑप्शन ए में लिखा गया है कि जूट पटसन, बी में लिखा गया है कि सिल्क, सी में लिखा गया है सूती वस्त्र और डी में लिखा गया है नायलॉन। तो कमेंट करिए आप पहले प्रश्न के लिए, मैं देखूं कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं। इसके लिए आप कमेंट करिएगा, मैं देखूं कि क्या कमेंट करते हैं। 2 के लिए अभी आप लोगों का दीपिका केशरवानी का एक का आ रहा है, यूएसए दीपिका का लिख के आ रहा है, मधु का आ रहा है, शशि का आ रहा है, कमलेश यादव का ए आ रहा है, अंजनी कुशवाहा का ए आ रहा है। यहां पर कमेंट करें जो सुनहरी जरी है, ये सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? जूट की या फिर सिल्क की या फिर सूती वस्त्र की या फिर नायलॉन की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप लोग उत्तर करेंगे। कुछ लोग देखिए सुनहरा रेशा के चक्कर में फंस गए होंगे। यहां पर आप ध्यान दें, एक प्रश्न पूछता है सुनहरा रेशा पूछा जाता है, तो यहां पर सुनहरा रेशा नहीं पूछा गया है, ध्यान दें। जब सुनहरा रेशा पूछेगा तो उत्तर चेंज रहेगा, वहीं सुनहरी जरी पूछेगा तो उत्तर चेंज रहेगा। सुनहरी जरी के लिए क्या उत्तर होगा, मैं देखूं कि आप लोग क्या आंसर करते हैं। मैक्सिमम लोगों का यहां पर ए आ रहा है, ऐसे ही गलतियां आप लोग कर सकते हैं। अगर सुनहरी जरी आप लोगों से पूछेगा तो आप लोगों का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लास 8 की अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। यहां पर राइट आंसर सूती वस्त्र के लिए सुनहरी जरी का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो सुनहरा रेशा के लिए कर रहे हैं, और सुनहरा रेशा जो होता है वो पटसन या सन होता है। 2 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन चुके हैं ऐसे। जब सूती वस्त्र सुनहरी जरी की बात करेगा तो जरी से आपको ध्यान रखना है कि यह सूती वस्त्र हो जाएगा। वहीं जब सुनहरा रेशा की बात करेगा तब आप जूट या पटसन करिएगा,
दो प्रश्न यहां से मिले और दोनों से आप लोगों से सीटेट में परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं। सुनहरी जरी सूती वस्त्र, सुनहरा रेशा जूट या पटसन हो जाएगा, आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या आप लोग समझ पाए? प्रश्न नंबर 2 समझ पाए? समझ पाए तो एक बार यस करिए। आप लोग बहुत जल्दी उत्तर को चेंज कर लेते हैं और मैं देख रहा हूं वर्तमान समय में आप लोग सी करने लगे, एक तरफ से है ना, सी करने लगे। तो यहां पर सूती वस्त्र, सुनहरी जरी, सुनहरा रेशा, जूट या पटसन। आइए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा 3 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए कमेंट करिएगा। लिखा गया है कृष्ण राज सागर बांध। कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? जो कृष्ण राज सागर बांध है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? क्या वो कावेरी नदी पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है, या फिर गोदावरी रिवर पे नदी पे बनाया गया है, या फिर कृष्णा नदी पर? आप कमेंट करके बताइए। कृष्ण राज सागर बांध कहीं कहीं आप लोगों को मिलता है, लिखा मिलेगा श्री कृष्ण राजा सागर बांध भी मिलेगा, राजा सागर बांध भी मिलेगा। और ये बांध मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं कि ये बांध है कर्नाटक में, ये बांध है कर्नाटक राज्य में। अब तो आप लोग क्लियर कर पाएंगे कि कर्नाटक में इसमें से कौन सा बांध है। क्या कावेरी पर बना बांध है कृष्णराज, या महानदी पर, या गोदावरी पर, या फिर कृष्णा पर? अब तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए, मैं देखूं कि आप लोग क्या उत्तर करते हैं। 3 नंबर के लिए आप लोगों का ए आना शुरू हो गया, कावेरी कावेरी। कुछ लोगों का सी भी आ रहा है, जैसे शिवम शुक्ला का सी आ रहा है। यहां पर आप लोग ध्यान दें कि जो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर के लिए वो कावेरी हो जाएगा। जो कावेरी है, ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में श्री कृष्ण राजा सागर बांध या श्री कृष्ण राज सागर बांध बनाया गया है। इसलिए आप लोगों का राइट आंसर 3 नंबर के लिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और मैक्सिमम लोगों का ए एक तरफ से आना शुरू भी हो गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस टाइप के तमाम प्रश्न आप लोगों से हर साल निश्चित रूप से आप लोगों से पूछे गए। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर रात एवं दिन सबसे छोटा होता है? ध्यान से उत्तर करिएगा। रात एवं दिन सबसे छोटा होता है। ऑप्शन ए में लिखा गया है बुध, बुध को आप लोग मरकरी भी बोलते हैं, और बी में लिखा गया है शुक्र, जिसे आप लोग वेनस भी बोलते हैं। बृहस्पति सी में लिखा गया है, बृहस्पति को आप लोग जुपिटर बोलते हैं, और डी में शनि, शनि को आप लोग सैटर्न बोलते हैं। तो कमेंट करिए निम्नलिखित में से किस ग्रह पर रात एवं दिन सबसे छोटा होता है। और ये एनसीईआरटी कक्षा 6 का पहला ही चैप्टर जो है उसमें इस लाइन को बनाया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं देखूं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। 4 नंबर के लिए कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का बुध की संख्या काफी ज्यादा दिख रही है एक तरफ से। और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर हम लोग गलत करते हैं। मुझे लगा कि काफी आसान प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे टफ प्रश्नों की श्रृंखला आ चुकी है आप लोगों के सामने। बिल्कुल, कैसे आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर करेंगे? आप ध्यान दें कि बुध आप लोग उत्तर दे रहे हैं, यहां पर रात एवं दिन पूछ रहा है, वर्ष नहीं। ध्यान दें, 2 चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है, 2 प्रकार के प्रश्न। एक परिक्रमण से प्रश्न बनता है, रेवोल्यूशन कहते हैं। दूसरा घूर्णन से या परिभ्रमण से, जिससे रात दिन का निर्धारण होता है। कोई ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होता है उसका वर्ष उतना छोटा होता है, ना कि रात और दिन। बुध अगर वर्ष पूछता सबसे छोटा किसका होता है तो बुध होता, लेकिन यहां पर रात एवं दिन सबसे छोटा किसका होता है तो बुध कभी मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का बृहस्पति हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि बृहस्पति मात्र 9 घंटा 55 मिनट या 9 घंटा 56 मिनट में ही एक घूर्णन कर लेता है, परिभ्रमण कर लेता है, एक घूर्णन कर लेता है। इसलिए सबसे छोटा जो रात दिन होता है वो किसका होता है? बृहस्पति का। जबकि बुध का देखा जाए तो ये 59 दिन ले लेता है, 59 डेज लेता है। शुक्र को देखा जाए तो ये 243 दिन का समय लेता है, 243 या 43। शनि को देखा जाए तो ये 10 घंटा 37 मिनट या 10 घंटा 40 मिनट हम लोग ले लें कि 10 घंटा 40 मिनट के लगभग ये समय लेता है। तो इस प्रकार देखा जाए सभी में सबसे छोटा दिन किसका होगा तो बृहस्पति का होगा। आपसे रात और दिन पूछा गया है 4 नंबर में, और आप सभी लोग एक तरफ से गलत कर दिए। अब जाके आप लोगों का जुपिटर आना शुरू हुआ है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। लगेगा आसान, जब वर्ष पूछेगा सबसे छोटा वर्ष तो कहिएगा बुध,
और सबसे बड़ा वर्ष पूछेगा तो आप कहिएगा वरुण। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा रात दिन किसका होता है तो बृहस्पति का, और सबसे बड़ा रात दिन किसका होता है तब आप कहेंगे शुक्र का। ये चार आप लोग क्लियर रखिएगा, इन चारों से आप लोगों से प्रश्न बनते रहते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ इन ग्रहों के बारे में बता दूं, क्योंकि ग्रहों से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, हर बार पूछे गए हैं। क्लास 6 का ये आप लोगों का चैप्टर मिलता है और इसमें आप ध्यान से देखें एक एक चीजों को जो पूछा जा सकता है। अभी तक जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो पूछा जाता है, ये जो भाग देख रहे हैं आप लोग, इसके इधर के भाग को हम लोग, ये जो बीच वाला भाग है इसी को हम लोग कहते हैं एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड बोलते हैं, या इसी को हम लोग हिंदी में अवांतर भी बोलते हैं, अवांतर भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये क्षुद्र ग्रह की पेटियों को देखा जाए तो ये मंगल, मार्स और जुपिटर मतलब बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, निश्चित यहां से प्रश्न आना ही आना है, इसलिए बिल्कुल क्यूरियस होकर देखेंगे आप लोग कि जो एस्टेरॉयड होते हैं या अवंतर या क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। जो छोटे छोटे चट्टानी खंड होते हैं, इन चट्टानी खंडों से इधर वाले ग्रहों को, जिसमें आप मरकरी को देख रहे हैं, मरकरी मतलब बुध को, और वेनस को देख रहे हैं शुक्र को, अर्थ देख रहे हैं पृथ्वी को, मार्स देख रहे हैं मंगल को, इन सभी ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। इन सभी ग्रहों को आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। इन सभी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आंतरिक ग्रह से, आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। और इन सभी ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो पृथ्वी है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इन्हीं ग्रहों को ठोस ग्रह भी कहा जाता है, ठोस और स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, ठोस और स्थलीय ग्रह कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इधर वाले ग्रहों को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। इसे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होने की वजह से इसे जोबियन ग्रह भी कहा जाता है, जोबियन ग्रह। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न अभी तक बने हैं, इन चारों ग्रहों को हम लोग जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को गैसीय ग्रह कहते हैं। सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न आप लोगों से बना है, लगभग हर वर्ष आप लोगों से पूछा जाता है कि गैसीय ग्रह कौन कौन से हैं, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा। हो सकता है कि ये भी आप लोगों से पूछा जाए कि गैसीय ग्रह कौन कौन से है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब इसी बिंदुओं में आप लोग देख लें कि जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा उसका वर्ष उतना छोटा होगा, और जो जितना दूर होगा उसका वर्ष काल उतना बड़ा होगा। लेकिन जो दिन होते हैं, जो रात दिन होते हैं घूर्णन, वो उसकी संकल्पनाएं बिल्कुल अलग होती है। सबसे छोटा रात दिन बृहस्पति का होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे बड़ा रात दिन इसका शुक्र का होगा, और आंतरिक ग्रहों में सबसे छोटा रात दिन पृथ्वी का होता है। ये पॉइंट भी आप लोग क्लियर रखेंगे, ध्यान से याद रखेंगे। बिल्कुल आप लोगों का अब सही से आने लगा उत्तर। आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर महाद्वीप और महासागरों से हर बार प्रश्न आप लोगों से निश्चित रूप से पूछे गए, तो इसके लिए उत्तर करिए। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के अंतर्गत कौन सा महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर चौथे क्रम पे आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उत्तर करें। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं उसके अंतर्गत कौन सा महाद्वीप है जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल, तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर चौथे क्रम पे आता है? तो आप लोग जानते हैं कभी कभी महाद्वीपों के क्रम भी आप लोगों से मिलवा लेता है, तो ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? एशिया। एक नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे एशिया। एशिया के बाद कौन सा होता है? तो अफ्रीका होता है। अफ्रीका के बाद कौन सा होता है? उत्तरी अमेरिका होता है। उत्तरी अमेरिका के बाद कौन सा होता है? दक्षिणी अमेरिका। सब ए चल रहे हैं। फिर आपको ध्यान देना है, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, फिर ए, फिर 6ठे नंबर पे यूरोप होता है, और 7वें नंबर पे हम लोग देखें तब आप लोगों को फिर से ऑस्ट्रेलिया मिलता है ना, सब ए मिल रहे हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पर उत्तरी अमेरिका है, और जनसंख्या के आधार पर चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका आता है। इसलिए 5 नंबर के लिए राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? सी करेंगे। मैं देखूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और मैक्सिमम लोग यहां पर सी कर रहे हैं। दिव्या केसरी का आ रहा है अफ्रीका, बाकी सभी लोग सही कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग यहां पर सही कर रहे हैं, कुछ लोग एशिया भी लिख रहे हैं। आप ध्यान दें, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर
ऑस्ट्रेलिया। तो पांच महासागर और 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़े महासागरों की बात करेगा तो प्रशांत, प्रशांत के बाद की बात करेगा तो अटलांटिक, अटलांटिक के बाद हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर, फिर उत्तरी महासागर जिसे आप लोग आर्कटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को मैपिंग करा दूं, मैपिंग दिखा दूं कि इसमें कैसे प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं। देखिए, ये जो सबसे बड़ा पिंक वाला जो हमें दिख रहा है गुलाबी कलर का, ये एशिया महाद्वीप है। ये पूरा भाग एशिया महाद्वीप है। यहां पर ये पूरा का पूरा जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद हम लोग देखें, एक एक महाद्वीपों को देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आप लोगों का उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर नीचे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को अंटार्कटिका वाला भाग मिलेगा, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से हम लोग देखें तो 5 महासागर और 7 महाद्वीप आप लोगों को मिलेंगे। आइए इस प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करिएगा। बहुत आसान प्रश्न है, इससे आसान तो आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल सकता। लिखा गया है कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र की दूरी 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है जो पृथ्वी का सतह है, उस पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के केंद्र पर जब हम लोग जाते हैं तो लगभग एनसीईआरटी तो 6400 लिखी है, लेकिन अगर हम लोग उसके ब्रैकेट में जाके देखें तो वहां पर वो 6371 किलोमीटर ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो 63 से 71 किलोमीटर केंद्र होता है। अगर पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाएं तो केंद्र में कौन सा परत होगा? क्या उसे हम लोग केंद्र को भूपर्पटी कहते हैं, सबसे भीतरी परत को, या क्रोड कहते हैं, या फिर प्रवार कहते हैं, या फिर भूपृष्ठ सॉइल सरफेस कहते हैं? क्रस्ट, कोर, मेंटल और सॉइल सरफेस। बहुत आसान प्रश्न है। अभी मैं आप लोगों को फिगर दिखाऊंगा, आप लोग आंसर करिएगा। मैं देखूं कि आप लोग 6 नंबर के लिए क्या आंसर करते हैं। 6 नंबर के लिए बी कर रहे हैं, बिल्कुल सही। आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान क्या देना है, आप जब भी पूछेगा तो ऐसे आप लोग पृथ्वी बना लेंगे और इसे सामान्यतः 3 भागों में आप बांट देंगे। जो पहला भाग होता है, इस पहले भाग को कहा जाता है क्रस्ट, दूसरे भाग को कहा जाता है मेंटल, दूसरे भाग को मेंटल, जो तीसरा भाग होता है इसी को ही कहा जाता है क्रोड या कोर कहा जाता है। क्रोड या कोर कहा जाता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी या घनत्व तो इसी भाग का होता है। अब इसमें हम लोग देखें, आप लोग इस फिगर को देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है इनर कोर, आउटर कोर, मतलब कोर होता है, फिर क्रस्ट, मेंटल होता है। सबसे ऊपरी परत जो होती है वही आप लोगों की क्रस्ट। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर ये पृथ्वी के भाग होते हैं। 3 परतों में पृथ्वी के आंतरिक भागों को बांटा जाता है। आइए 7 नंबर के लिए आप लोग आंसर करिएगा। 7 नंबर के लिए आंसर करिएगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। लिखा गया है एनाकोंडा। आप लोग एनाकोंडा के बारे में सुने होंगे, कई मूवी में भी आप लोग एनाकोंडा को भी देखे होंगे। तो जो एनाकोंडा है, ये एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। विश्व का सबसे बड़ा सांप अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप कहिएगा एनाकोंडा। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। मतलब एनाकोंडा मगर को आराम से निगल जाता है, बिल्कुल इजी में। यह पाया जाता है। यह कहां पर पाया जाता है एनाकोंडा? क्या हम लोगों के घर के अगल बगल पाया जाता है? कहां पर पाया जाता है? लिखा गया है ए में कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी लिखा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, और सी लिखा है शीतोष्ण सदाबहार वन में, और डी लिखा गया है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन में। तो 7 नंबर के लिए आप लोग कमेंट करिएगा कि एनाकोंडा कहां पर पाए जाते हैं। क्या आपके पड़ोस में कोई एनाकोंडा रहता है? क्या समझ पा रहे होंगे मेरे भावों को? तो आप लोग कमेंट करिए, मुझे उत्तर दीजिए आप लोग, मैं देखूं कि कहां पर एनाकोंडा आप लोगों के यहां मिलते हैं। 7 नंबर में आप लोगों का एक तरफ से ए आ रहा है, कुछ लोगों का अमित कुमार का बी आ रहा है, बाकी सभी लोगों का एक तरफ से ए आ रहा है। और बिल्कुल सही है, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं इन्हीं में एनाकोंडा पाए जाते हैं। एनाकोंडा जो पाए जाते हैं ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, जो ब्राजील वाला पूरा क्षेत्र है, ब्राजील वाला जो क्षेत्र है जिसमें अमेजन रिवर, जो अमेजन नदी है, इस अमेजन नदी घाटियों में पाया जाता है। और अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। सबसे लंबी नहीं, सबसे लंबी नदी नील नदी होती है, और सबसे बड़ी नदी अगर आप लोगों से पूछे तो आप कहेंगे अमेजन, जो ब्राजील में प्रवाहित होती है और अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। इसी अमेजन बेसिन में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही ये बड़े बड़े एनाकोंडा पाए जाते हैं, जो सांप की प्रजातियां होते हैं, और ये सीधा सीधा मगरमच्छ को या हम जैसे व्यक्तियों को सीधा सीधा निगल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, उससे पहले हम लोग एक बार एनाकोंडा का दर्शन भी कर ले। आप लोग डरिएगा नहीं, मैं हूं लाठी लेकर यहां पर खड़ा हूं। आप लोग एनाकोंडा देख सकते हैं, ये आपके सामने एनाकोंडा दिख रहा है। सोचिए कितना बड़ा है, हम लोगों का क्या असर करेगा अगर एनाकोंडा आ जाए तो। मैं यहां पर खड़ा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को।
चलिए अगले प्रश्न की ओर 8 नंबर पे हम लोग चलते हैं, ध्यान से उत्तर करिएगा आप लोग। 8 नंबर के लिए आंसर करिएगा और लिखा गया है कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कक्षा 8 से लिया गया है ये भी आप लोगों के लिए, कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो अपक्षय समस्या है वो किससे संबंधित है, क्या आप लोगों से पहले 3 बिंदु दिया है फिर कूट दिया है। लिखा गया है कि वेदिका कृषि से संबंधित है, सेकंड में लिखा गया है कि वनोन्मूलन से संबंधित है, 3 नंबर में लिखा है उष्णकटिबंधीय जलवायु से संबंधित है, नीचे लिखा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में लिखा गया है कि केवल 1 और 2, और बी में लिखा केवल 2, सी में लिखा गया है केवल 1 और 3, डी में लिखा गया है 1, 2 और 3। कमेंट करिए कि मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। 8 नंबर के लिए आप लोग आंसर करिए, मैं देखूं कि आप लोग क्या उत्तर करते हैं। 8 नंबर के लिए 8 नंबर के लिए आप लोग आंसर करिएगा। यहां पर आप ध्यान दें कि क्या होगा, मैं देखूं आप लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोगों का ए, कुछ लोगों का बी, कुछ लोगों का संध्या जी का 1, 2, 3 सभी आ रहे हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो वेदिका कृषि होती है वो पठारी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जब ऊपर से नीचे की तरफ ढाल जो होता है उन ढालों पर वेदिका कृषि की जाती है, और वेदिका कृषि की जाने के वजह से मृदा अपक्षय की समस्या को रोका जाता है, इसलिए ये होगा नहीं। वनोन्मूलन का मतलब होता है वृक्षों को काटना, वृक्षों को काटेंगे तो स्वाभाविक रूप से मृदा अपक्षय होगा। और उष्णकटिबंधीय जलवायु कभी भी अपक्षय को जन्म नहीं देती, इसलिए आप लोग बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। केवल 2 यहां पर आप लोग उत्तर लगा लेंगे, केवल 2 आप लोगों को लगाना है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेदिका का मतलब, वेद मतलब सीढ़ी होती है, सीढ़ियां, नदी वेदिका बनता है, या फिर पर्वतों के सहारे कृषि करने के लिए वेदिकाएं बनाई जाती है, जो सीढ़ियां। आप लोग कभी मसूरी या नैनीताल इन क्षेत्रों में घूमने गए होंगे तो देखे होंगे वहां पर कैसे कृषि की जाती है, तो उसी कृषि को हम लोग वेदिका कृषि के नाम से जानते हैं। तो ये अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण की प्रक्रियाओं को रोकता है, इसलिए ये तो आपका सही हो गया। लेकिन वनोन्मूलन, अगर बड़े पैमाने पर हम पेड़ को काट देंगे तो पेड़ के काटने से मृदा अपक्षय बड़ी पैमाने पर होना शुरू हो जाती है। राइट आंसर यहां पर 8 नंबर के लिए बी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 9 नंबर का है, और करिएगा निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित है। युग्म सम्मिलित आप लोगों से पूछा गया है, और एक तरफ आप लोगों को दिया गया है, एक तरफ जलप्रपात, दूसरे तरफ नदी। लिखा गया है कि कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी पर है, जोग प्रपात शरावती नदी पर है, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। क्या केवल 1 और 2 सही है, क्या केवल 2 और 3 सही है। सी में कह रहा है केवल 1 और 3 सही है, डी में कह रहा है 1, 2 और 3, तीनों के तीनों सही है। आप कमेंट करिए, मैं देखूं कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं इस प्रश्न के लिए। चलिए इस प्रश्न के लिए क्या उत्तर होगा जरा देखें आप लोग कि कपिल धारा लिखा गया है, तो जो कपिल धारा है ये अमरकंटक में, अमरकंटक में है ये, और अमरकंटक से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर ये कपिल धारा स्थित है। अमरकंटक कहां पर है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश, अमरकंटक से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है नर्मदा। कौन सी नदी, नर्मदा निकलती है, और नर्मदा नदी एक भ्रंश में प्रवाहित होने वाली नदी है, भ्रंश में प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा नदी। ये भी क्लियर रखिएगा कि नर्मदा नदी भ्रंश में प्रवाहित होती है, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, और उसी पर यह कपिल धारा प्रपात है, गोदावरी पर नहीं है। बाकी आप लोग जो प्रपात को देखेंगे तो शरावती पर है, बिल्कुल सही। शिव समुद्रम को देखा जाए तो कावेरी पर है, बिल्कुल सही है। और यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा, मतलब केवल 2 और 3, और बी ऑप्शन यहां पर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। बी ऑप्शन, मैं देखूं बी ऑप्शन आप लोगों का आ भी रहा है एक तरफ से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 10 नंबर की तरफ। थोड़ा ध्यान से आप लोग उत्तर करेंगे, अन्यथा आप लोग फंस सकते हैं इसमें। ध्यान से उत्तर करिएगा। लिखा गया है आपके सामने कि भारतीय वन्य प्राणियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्लास 7 से मैं इस क्वेश्चंस को लिया हूं, आप लोग आंसर करिएगा। भारतीय वन्य प्राणियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहां पर ध्यान दे, असत्य है। कौन सा कथन असत्य, सत्य नहीं पूछा गया, असत्य पूछा गया। लिखा गया ए में कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है,
यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। पहली पॉइंट सही है या गलत है? हमसे असत्य पूछा है, यह ध्यान रखिएगा। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। बी में कह रहा है कि हाथी तथा एक सिंग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी भी लिखा है और एक सिंग गैंडे, हाथी तथा एक सिंग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। सी में कह रहा है कि हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं तथा हमारा राष्ट्रीय पक्षी सारस है। डी में कह रहा है कि ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कह रहा है कि ऊंट भारत के रेगिस्तान में तथा जो जंगली गधा होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो 10 नंबर के लिए आप लोग राइट आंसर करिएगा। आप लोगों से असत्य पूछा गया है, मुझे विश्वास है कि आप लोग मैक्सिमम लोग इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। 10 नंबर में कुछ लोगों का मैं देख पा रहा हूं बी आ रहा है और कुछ लोगों का यहां पर सी आ रहा है। सी वालों की संख्या काफी ज्यादा है। जो लोग अगर पकड़ लिए हैं वो उत्तर कर पा रहे हैं। लिखा गया है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी सारस है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी सारस नहीं बल्कि क्या है? दिल मांगे मोर। तो दिल मांगे मोर अगर तो क्या हो जाएगा? मोर। इसलिए आप लोग 10 नंबर के लिए राइट आंसर क्या करेंगे? सी करेंगे। बाकी यहां तक इस सेंटेंस को सही रखा गया है कि हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं, यहां तक तो सही बताया गया है। तथा हमारा राष्ट्रीय पक्षी सारस है, यहां लाते लाते गलत कर दिया गया है। तो सी टेट में इतना क्यूरियस हो कि आप लोगों को उत्तर करना है कि कहां पर पलट दे आप लोगों को। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी सारस नहीं बल्कि मोर है, बल्कि उत्तर प्रदेश का पूछता तो हम लोग कर पाते। इसलिए राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाए? 10 नंबर का सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न के तरफ चलते हम लोग। 11 नंबर, इस पर भी आप लोग ध्यान दें। 11 नंबर के लिए आप लोग उत्तर करिएगा 11 नंबर के लिए। और 11 नंबर पे मैं देखूं कि आप लोग क्या उत्तर करते हैं। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैसों के संदर्भ में असत्य है? गैसों के संदर्भ में असत्य आप लोगों से पूछा गया है। गैसों के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन ए में लिखा गया है कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। ध्यान से उत्तर करिएगा, यहां भी असत्य पूछा गया है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। बी में कह रहा है कि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। सी में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और डी में लिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ध्यान से उत्तर करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैसों के संदर्भ में असत्य है? ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए। बी में नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। सी में कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। डी में कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। महत्वपूर्ण घटक नहीं है क्योंकि CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। आप लोग कमेंट करिए 11 नंबर के लिए। अगर ध्यान से उत्तर नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। यहां पर देखिए कुछ संजू का मैं देख रहा हूं बी आ रहा है, कुछ लोगों का डी, कुछ लोगों का बी, कुछ लोगों का सी। और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, घुमाए जा सकते हैं। क्लास 7th की एनसीईआरटी से मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न निकाला है, तो आप लोग उत्तर करिए। यहां पर मैं देखूं मैक्सिमम लोगों का यहां पर डी और बी सी सब आ रहा है, ए छोड़ के, क्योंकि ए आप लोगों को बखूबी पता है कि ए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं सांस के रूप में, तो ये तो मामला ठीक है कि हम सांस लेते हैं। लेकिन नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या आपको यह मालूम नहीं है? होना चाहिए कि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह पॉइंट भी सही है और यह पॉइंट भी बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, यह पॉइंट भी सही है। यहां ध्यान दें कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। यह कौन बोल दिया भाई कि महत्वपूर्ण घटक नहीं है? यह कौन बोल दिया आपसे? महत्वपूर्ण घटक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि महत्वपूर्ण घटक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो हमारे यहां पेड़ वृक्ष नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को जो सबसे जरूरी आधार है चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए हमारे वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ये अलग बात है कि हम लोग अनचाहे रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि करते चले जा रहे हैं और वृद्धि करने की वजह से ये इस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को छोड़ रहा है। और
ये पॉइंट यहां तक बिल्कुल सही है और यहां पर आप लोगों का गलत कर दिया। तो 11 नंबर का राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। और मैं देख रहा हूं कि बहुत जल्दी आप लोग उत्तर तुरंत पलट देते हैं और राइट आंसर 11 नंबर के लिए डी हो भी गया। चलिए आप लोग 12 नंबर के लिए उत्तर करिएगा। यह प्रश्न भी आप लोगों के लिए नया ही लगेगा, लेकिन ध्यान से उत्तर करिए। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए इस प्रश्नों को बनाया हूं, बहुत मेहनत से मैं प्रश्न बनाया हूं। और देखिएगा कल एग्जाम देके आइएगा तो निश्चित रूप से इन लाइनों से आपसे प्रश्न पूछे गए होंगे। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को बैठ के निचोड़ा, धीरे धीरे करके एक एक करके मैं जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं मैंने खींचा उसको। तो गंभीरता से आप लोग एक एक प्रश्नों को देखेंगे और गंभीरता से आप लोग उत्तर देते चलेंगे। यहां पर आप लोग उत्तर करिएगा, मैं देखूं कि आप लोग क्या उत्तर कर पा रहे हैं। कि पठारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो पठार होते हैं उन पठारों के संबंध में आप लोगों से असत्य कथन पूछा जा रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के दक्कन पठार पुराने पठारी में से एक है। भारत के दक्कन पठार पुराने पठारी में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के पठारों का क्या है, उदाहरण है। पहली पॉइंट कि भारत के दक्कन पठार पुराने पठारी में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। बी में कह रहा है कि पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें गहन कृषि की प्रचुरता होती है। और सी में कह रहा है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। डी में कह रहा है कि भारत में छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। 12 नंबर के लिए आप लोग उत्तर करिए, मैं देखूं कि आप लोग क्या उत्तर करते हैं। 12 नंबर में 12 नंबर में मैक्सिमम लोगों का यहां पर बी आ रहा है। एक तरफ से मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग निश्चित रूप से समझ गए हैं इस प्रश्नों को कि कैसे करना है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। पठार बहुत उपयोगी होते हैं, यहां तक बिल्कुल सही दिया है क्योंकि उनमें गहन कृषि नहीं बल्कि खनिज निकाले जाते हैं। मतलब ये गहन खनिज या बड़े पैमाने पर खनिज उत्पादित किए जाते हैं। खनिज की प्रचुरता होती है, खनिजों की प्रचुरता होती है। और यहां पर गहन कृषि लिखा है इसलिए कट कर दीजिए। राइट आंसर 12 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। यहां पर गहन कृषि नहीं होगी बल्कि क्या होगा, खनिजों की प्रचुरता होती है, यह ध्यान रखिएगा। इसके जगह पे क्या होगा, खनिज की प्रचुरता होती है, यह ध्यान रखिएगा। ये पूरे चारों लाइन से आप लोगों से प्रश्न बन चुके हैं और निश्चित रूप से पठारों से प्रश्न इस बार भी बनना तय है। और इसलिए इसे आप लोग बिल्कुल तैयार करके कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा कि पठार से अब हम लोगों से प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो गलत नहीं होंगे। चलिए आप लोग 13 नंबर के लिए उत्तर करिएगा, ध्यान से उत्तर करिएगा। लिखा गया है कि लोहा, सोना, कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम किसके उदाहरण है। लोहा, सोना, कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम किसके उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा गया है कि सेल के उदाहरण है। बी में कह रहा है खनिज के उदाहरण है। सी में कह रहा है कि जीवाश्म के उदाहरण है। और डी में लिख रहा है कि उपर्युक्त सभी। तो हमारे यहां डी फॉर धोखा होता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। उपर्युक्त सभी वालों ध्यान देना आप लोग, डी फॉर धोखा भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से आप लोग उत्तर करिए। मैं देखूं कि आप लोग क्या आंसर करते हैं। चलिए यहां पर आप लोग ध्यान से देखें कि जो खनिज होते हैं, खनिजों की बात किया जाए तो खनिज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक खनिज तो होता है धात्विक, एक होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। अधात्विक इसे ध्यान रखिएगा। जो धात्विक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लौह और एक होता है अलौह। एक होता है लौह, दूसरा होता है अलौह। लौह का मतलब जिसमें लोहे पाए जाते हो उसे हम लोग लौह कहते हैं। अलौह का मतलब जिसमें लोहे नहीं पाए जाते। मतलब धात्विक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे जरा आप एक बार कमेंट करिए, मैं देखूं या मैं ही बता देता हूं, टाइम आप लोगों के पास कम है। लौह के अंतर्गत जब आप लोगों से पूछेगा तो लौह के अंतर्गत आता है लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। ये आपके लौह के अंतर्गत आते हैं।
और अलौह के अंतर्गत आने वाले जो पदार्थ होते हैं जिसमें लोहे नहीं होंगे उसको अलौह कहेंगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं ये सब अलौह है। आपसे खूब पूछे जाते हैं लौह और अलौह के बारे में, तो लौह जिसमें लोहे पाए जाए, लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये लौह के अंतर्गत आते हैं। अलौह के अंतर्गत सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इस प्रकार के पदार्थ आते हैं। और अधात्विक के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो आप कहेंगे कि चूना पत्थर, चूना पत्थर आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, इसके बाद स्लेट, संगमरमर, तमाम तरह के जो पदार्थ हैं वो आ जाएंगे। यहां पर राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। यहां पर राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा बी, बी आप लोग यहां पर क्लियर कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न 14 नंबर के तरफ हम लोग चलते हैं और 14 नंबर का आंसर करिएगा। जलधारा से 100% आप लोगों से निश्चित रूप से सवाल रहेंगे और जलधारा के लिए आप बिल्कुल क्यूरियस रहिएगा। लिखा गया है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो कहां पर उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए में लिखा गया है कि ध्रुवों के निकट उत्पन्न होती हैं, बी लिखा है कि विषुवत रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, सी लिखा है कर्क एवं मकर रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, डी लिखा है कि आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्त के निकट उत्पन्न होती हैं। तो आप लोग बताएं 14 नंबर के लिए। जो महासागरीय जलधाराएं होती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां से महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की तरफ जाती हैं। जो विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, उसी के पास ये जलधाराएं उत्पन्न होके और ध्रुवों की तरफ जाती है। ध्रुवों की तरफ से यही जलधारा जब ठंडी हो जाती है तो वापस लौट के आती है। अब ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है, ध्यान रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम है, इरमिंजर है, नॉर्वे है और रेनल है, इतने गर्म है। और आप देखें लेब्राडोर और कनारी दो ठंडा रहेंगे। दक्षिणी अटलांटिक की तरफ अगर हम लोग चले तो ब्राजील की जलधारा जो होगी वो गर्म होगी, फॉकलैंड की ठंडी होगी, जो बेंगुएला होगी वो भी ठंडी हो जाएगी। प्रशांत महासागर में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रशांत महासागर की क्यूरेशियो सुशिमा जलधारा गर्म होगी, एलिशियन जलधारा गर्म होगी, इसके बाद अलास्का की जलधारा गर्म होगी, ओयासियो जलधारा, क्यूरेशियो जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी होगी। इसके बाद दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म होगी, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा ठंडी होगी। जलधारा से निश्चित प्रश्न रहेंगे। हिंद महासागर में देखा जाए तो उत्तरी हिंद महासागर में जो सोमालिया की जलधारा है वो गर्म होगी और दक्षिणी हिंद महासागर में जो मोजाम्बिक, मेडागास्कर और अगुलहास की जलधारा है वो गर्म होगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी होगी। इतनी जलधाराओं को अगर आप लोग क्लियर कर रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा। 14 नंबर के लिए आप लोगों का राइट आंसर बी आ रहा है, विषुवत रेखा के निकट। आप लोग 15 नंबर के लिए आंसर करिएगा और निश्चित रूप से आप लोगों से घासों से प्रश्न पूछना तय है, इसलिए मैं घासों को आप लोगों को क्लियर करा देता हूं, बता देता हूं। लिखा गया है कि स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। जो स्टेपी घास स्थल है ये कहां पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में लिखा गया है कि अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, बी में लिखा गया है कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, सी कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, डी कह रहा है कि मध्य एशिया में पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट करिए। एक छोटा सा मैं ट्रिक आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं कि आप लोग अगर उस ट्रिक को थोड़ा बहुत एक बार पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके परीक्षाओं में सहायक होंगे। मैं ट्रिक लिख दे रहा हूं, कल्पना लाला प्रेरिका, कल्पना लाला प्रेरिका, डलिया डलिया बेदा स्टेसिया, स्टेसिया शवा मध्यादेश, मध्यादेश। ध्यान से देखिए, इसमें कुल 8 मैंने घासों को ले रखा है। कल्पना कहा गया है, क से कौन सी घास शुरू होती है? तो कंपास, क से कंपास शुरू होती है। किस देश के लास्ट में ल आता है? तो ब्राजील। पंपास घास ब्राजील में, पंपास घास अर्जेंटीना, ना लास्ट में आ रहा है अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना में। लानोस की बात करेगा तो वेनेजुएला में, प्रेरीज की बात करेगा तो अमेरिका में, डाउन्स की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया में, बिल्ड की बात करेगा तो दक्षिण अफ्रीका में, और स्टेपी की बात करेगा तो आप कहेगा मध्य एशिया में, सवाना की बात करेगा तो आप कहिएगा मध्य अफ्रीकी देशों में। 3 घास गर्म होती हैं। जो कंपास है ये हॉट होती है
और जो लानोस है, ये लानोस भी क्या होती है, हाट होती है। और यहां पर सवाना को देखा जाए तो सवाना भी हाट होती है। बाकी जितनी भी घासें आप लोग देख रहे हैं सब कोल्ड होती है, 3 घासों को छोड़ के, और इन सभी से आप लोगों से प्रश्न बने हैं। यहां पर स्टेपी घास मैदान कहां पर पाए जाएंगे, मध्य एशिया में। आप देख सकते हैं स्टेसिया लिखा गया है ट्रिक में, स्टेसिया मतलब स्टेपी, सिया से एशिया, और एशिया मध्य एशिया में पाए जाते हैं। 15 नंबर के लिए राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। मैक्सिमम का यहां पर डी आ भी रहा है एक तरफ से, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। सभी घासों को निश्चित रूप से देख के जाइएगा, कौन सी गर्म घास है कौन सी ठंडी घास है ये भी देख लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल नया मिल सकता है, और लिखा गया है कि मैनी आंख कहां का प्रमुख भोजन है। मैनी याक कहां का प्रमुख भोजन है, यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा गया है गंगा बेसिन का, बी में लिखा गया है अफ्रीका का, और सी में लिखा गया है आप लोगों से अमेजन बेसिन का, डी में लिखा गया है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों का। तो मैनी आंख कहां का प्रमुख भोजन है, 16 नंबर के लिए आप लोग कमेंट करिएगा। 16 नंबर का मैं बता दूं कि इसे कसावा भी कहा जाता है। जो मैनी याक है इसे, मैनी याक को कसावा भी कहा जाता है, कसावा भी कहा जाता है। तो आप लोग उत्तर करिए, मैं देखूं आप लोगों के लिए बिल्कुल हो सकता है कि ये नया मिले। और मैं एक पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि इसे पीसकर मोती की तरह बनाने के बाद इसी से आप लोग सी टेट में प्राइमरी के लिए पढ़ते होंगे टैपियोका। जो टैपियोका होता है वो टैपियोका भी इसी से बनाया जाता है, जो केरल में खाया जाता है। जो केरल में टैपियोका आप लोग खाते हैं वो टैपियोका भी इसी कसावा से या इसी मैनीयॉक से बनाया जाता है। जो कहां पर पाया जाता है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यह एक पौधा होता है आलू की तरह, आलू से थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन ये अंदर आलू की तरह इतना बड़ा बड़ा, आलू क्या आप शकरकंद देखे होंगे, शकरकंद की तरह इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा होता है। तो इसे या तो लोग भून के या उबाल के भी खाते हैं। इसके बाद इसको पीस कर इसके आटे बना लेते हैं छोटे छोटे मोतियों की तरह, और उसको जब खाते हैं तो उसे टैपियोका कहा जाता है, और इसे कसावा के नाम से भी जाना जाता है। सी टेट प्राइमरी में आप लोगों से टैपियोका खूब पूछा जाता है, कहां के लोग खाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उसी उष्णकटिबंधीय में क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टैपियोका खाया जाता है, टैपियोका उत्पादित किया जाता है। पहले ये टैपियोका असम जो अमेजन बेसिन है, इस अमेजन बेसिन में पाया जाता था, लेकिन विश्व में जितने भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वर्तमान में उन सभी जगहों पर इसका उत्पादन किया जाने लगा है। जो स्टार्च की बात किया जाता है तो चावल और मक्के के बाद तीसरे नंबर पर स्टार्च की बात किया जाए अगर किसी में मिलता है तो मैनीयॉक में ही मिलता है, मतलब टैपियोका में ही मिलता है। तो यहां ये पूरे पॉइंट को आप लोग क्लियर रखिएगा। अमेजन बेसिन को हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के नाम से जानते हैं, इसलिए राइट आंसर 16 नंबर के लिए सी हो जाएगा। सी नंबर यहां पर क्लियर करिएगा। यहां पर मैक्सिमम लोग डी कर दिए। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ध्यान से आप लोग उत्तर करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 17 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। कुल 30 प्रश्न आप लोगों के लिए है, और निश्चित रूप से अगर इन प्रश्नों को आप कर लिए होंगे और पहले दिन का जो मैराथन मैंने क्लास ले रखा था उसको क्लियर कर लेंगे, तो मैं जानता हूं कि अगर 15, 16 या 20 प्रश्न जो भी आप लोगों की ज्योग्राफी से आएंगे, और लगभग 15 आप लोगों के शिक्षण से लगभग 30-35 प्रश्न जो आपके आते हैं, निश्चित रूप से इतने ही क्लास में आप लोगों के काम हो जाने। किस विलुप्त जीव, ध्यान से देखें, किस विलुप्त जीव का शिकार शाहतूश नामक किस विलुप्त जीव का शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। और ऑप्शन दिया गया है चीरू या तिब्बती एंटीलोप, और बी में लिखा गया है कि तिब्बती स्नोकॉक, और सी में लिखा गया है तिब्बती याक, और डी में लिखा गया है कि तिब्बती जंगली बकरी। आप कमेंट करिएगा कि जो एक विलुप्त होने के कगार पर जीव है उन क्षेत्रों से विलुप्त भी हो गया लेकिन धीरे धीरे फिर से इसे लाया जा रहा है। शाहतूश नामक इससे ऊन उत्पादित किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि शाहतूश ऊन किससे उत्पादित किया जाता है, तो शाहतूश ऊन उसमें उत्पादित किया जाता है, और ये वजन में बहुत हल्का इसका ऊन होता है और अत्यधिक गर्म होता है। ऐसा बताया जाता है कि एक साल बनाने के लिए कम से कम उस जानवर को 5 जानवर को मारना पड़ता है और उसके बाल को निकालना पड़ता है, और उसके बाल से जब ऊन बनाए जाते हैं तो अपने यहां कम से कम $3000 और विदेशों में इसकी $10,000 कीमत होती है। आप समझ सकते हैं कितना महंगा इसका कीमत होगा। तो आप लोग हमें बताइए इसमें 17 नंबर के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चीरू या तिब्बती एंटीलोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीरू या तिब्बती एंटीलोप हो जाएगा, और राइट आंसर भी आप लोगों का हो रहा है। क्या हो गया?
अरे ठीक, चलिए 17 नंबर के लिए आप लोग चीरू या तिब्बती एंटीलोप हो जाएगा, 17 नंबर का क्लियर कर लीजिएगा। ये एक हिरन की तरह दिखने वाला हिरन की प्रजाति है चीरू, और जो आप लोगों के लद्दाख में पाया जाता है, लद्दाख वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर, 18 नंबर में लिखा गया है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में किस खनिज के सबसे बड़े निक्षेप हैं? बॉक्साइड के, या फिर लौह अयस्क के, या फिर टीन और निकिल के, या फिर सोना के। यहां पर ध्यान दें कि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, आप ऑस्ट्रेलिया का अगर मैपिंग करें, ऑस्ट्रेलिया के मैप को मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, और इसमें आप लोग देखें कि कहां पर आपके कालगुरली और कुलगार्डी होंगे। तो यहां पर होंगे कालगुरली, यहां पर कुलगार्डी, और ये क्षेत्र है कुलगार्डी और कालगुरली का। और ये किसके लिए फेमस है ये क्षेत्र? तो ये सोना के लिए फेमस है। तो राइट आंसर यहां पर आप लोग कर दीजिएगा कि सोना गोल्ड के लिए फेमस है। यहां ध्यान दें कि बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान अगर आपसे पूछे कि किसमें है, तो प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का बॉक्साइड में है, या बॉक्साइड उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तब ऑस्ट्रेलिया करिएगा। यहां पर आपसे कालगुरली या कुलगार्डी पूछा है, तो राइट आंसर आप लोगों का सोना या गोल्ड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं 19 नंबर की तरफ, और 19 नंबर का आप लोग आंसर करिएगा। लिखा गया है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात 21 मार्च को होती है क्या, जिसे बसंत विषु कहा जाता है? 23 सितंबर को होती है क्या, जिसे शरद विषु कहा जाता है? और सी में लिखा गया है कि 21 जून कर्क संक्रांति, और डी में लिखा है 22 दिसंबर मकर संक्रांति। तो किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? मैं आप लोगों को बताऊं, इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछे आप लोग एक लाइन खींचिएगा, और यहां पर आप लोग जानते हैं कि ये होता है कर्क रेखा, और ये आपका विषुवत रेखा, और ये होता है मकर रेखा। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो सूर्य चमकता है वो 21 मार्च को चमकता है, और यहां पर सूर्य कब चमकता है? तो ये 23 सितंबर को चमकता है, 23 सितंबर को। यहां पर सूरज कब चमकता है? तो 21 जून को चमकता है। यहां पर कब चमकता है? तो आप कहेंगे कि यहां पर 22 दिसंबर को चमकता है। और जब यहां पर चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, इसलिए आप लोगों का राइट आंसर 19 नंबर के लिए सी हो जाएगा, और यहां पर आप लोग ए दे रहे हैं। राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। और आप लोगों को देखना है दोनों गोलार्धों में रात दिन बराबर पूछेगा, तो 21 मार्च और 23 सितंबर होगा। दक्षिणी गोलार्ध का जब सबसे बड़ा दिन पूछेगा तब 22 दिसंबर होगा। यहां पर राइट आंसर आप लोगों का 19 नंबर के लिए सी हो जाएगा। सी क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ध्यान से उत्तर करें। महासागरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आप लोगों को चुनना है, ध्यान से आप लोग देखें। महासागर इतना क्लियर कर ले तो इससे ज्यादा महासागरों से प्रश्न बन ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा का पूरा मैं निचोड़ दिया हूं महासागर को। जो भी प्रश्न बनेंगे इतने से ही बनेंगे, इसलिए क्यूरियस होके बस आप इसे पढ़ लीजिए एक बार, और आपके परीक्षाओं में सब मिलने वाले हैं। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। एनसीईआरटी के अनुसार इसकी गहराई 11,022 मीटर है, ये ध्यान रखिएगा। क्या पहली पॉइंट सही है या गलत है? आपसे गलत पॉइंट पूछा गया। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। बी में कह रहा है कि अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है, ध्यान रखेंगे इसको, एस अक्षर के समान है, आकार है। इस महासागर की तट रेखा बहुत अधिक अनियमित है। अनियमित मतलब कटी पीटी है या तंदुरित है। तंदुरित का मतलब होता है कटा पीटा भाग होना, जो प्राकृतिक पोताश्रय या पोर्ट जो होते हैं, बंदरगाह एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति रखती है। बी नंबर। सी नंबर, हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कह रहा है कि हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। डी में क्या लिखा गया है कि आर्कटिक महासागर ध्रुव
वृत्त से प्रशांत महासागर के छिछले जल से बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है तथा यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। आप लोगों के सामने प्रश्न है और 4 ऑप्शन है, आप लोग ध्यान से उत्तर करिए कौन सा उत्तर गलत है। गलत उत्तर आप लोगों को चुनना है। मैं देखूं कि आप लोग क्या उत्तर करते हैं। यहां आप लोग ध्यान से देखें कि राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दें कि यहां तक बिल्कुल सही बोला गया, लेकिन यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, यह बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि सबसे व्यस्त महासागर आप लोगों का अटलांटिक महासागर होता है। कौन सा होता है? अटलांटिक महासागर होता है। इसलिए आप लोगों का व्यस्त दे दिया कि आर्कटिक है, आर्कटिक नहीं बल्कि अटलांटिक है, इसलिए राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। 19 नंबर का शायद ये प्रश्न है, आप लोग यहां पर डी उत्तर कर लीजिएगा। आइए 20 नंबर के लिए आप लोग उत्तर करिएगा। 20 नंबर में मान लीजिए एक शिक्षक को, ध्यान दें, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? क्या कार्यशाला विधि सबसे उपयुक्त होगी, या फिर सर्वेक्षण विधि, या फिर प्रतीक अध्ययन विधि, या फिर क्षेत्रीय विधि, रीजनल मेथड? आप बताइएगा। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित होगी? 21 के लिए आप लोग कमेंट करिए, मैं देखूं कि आप लोग 21 के लिए क्या कमेंट कर रहे हैं। यहां पर आप लोगों का राइट आंसर क्षेत्रीय विधि कर लीजिएगा। राइट आंसर क्षेत्रीय विधि। रीजनल मेथड सबसे अच्छा होता है समझने के लिए। चलिए आ जाइए 22 नंबर पे। 22 नंबर का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख, आरेखों से निश्चित रूप से आप लोगों से प्रश्न बनते हैं, तो दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे से किसे दर्शाया जा सकता है? क्या वायुदाब एयर प्रेशर को, क्या तापमान टेम्परेचर को, क्या वर्षा रेनफॉल को, क्या आर्द्रता ह्यूमिडिटी को दर्शाया जा सकता है? किसे अच्छे से दंड आरेख द्वारा, दंड आरेख का मतलब ऐसे लाइन होती है, आप लोग देखते हैं उस पे ऐसे करके दर्शाया जाता है। कोई लाइन बड़ी होती है तो कोई लाइन फिर यहां से छोटी होती है, कोई बड़ी, इस तरह से दंड आरेख होते हैं। दंड आरेख के द्वारा सबसे अच्छा क्या वायुदाब को, या तापमान को, या फिर वर्षा को, या फिर आर्द्रता को दर्शाया जा सकता है? 22 नंबर के लिए आप लोग कमेंट करिए। 22 नंबर के लिए, 22 नंबर के लिए क्या होगा? राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। वर्षा को सबसे अच्छे से हम लोग दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, समझा सकते हैं, इसलिए राइट आंसर 22 के लिए आप लोग सी कर लीजिए, वर्षा। आइए अगले प्रश्न की तरफ, 23 की तरफ हम लोग चलते हैं, और 23 के लिए आप लोग आंसर करिएगा। लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी का एक दिन कैसे हम मानते हैं कि पृथ्वी का एक दिन हो गया? वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। और सी में कह रहा है कि देशांतरों की मध्य की दूरियां। डी में कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। बहुत आसान प्रश्न है कि जब ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी ऐसे सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। इससे एक वर्ष होता है 365 सही 1/4 दिन। लेकिन जब हमारी पृथ्वी सूर्य द्वारा भेजा गया प्रकाश को अपने ऊपर लेती है और अपने अक्ष पर ही घूर्णन करके एक चक्कर लगाती है ऐसे ही, तब उससे रात दिन होता है। और वही आप लोगों से पूछा है कि दिन का, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करना, अक्ष पर ध्यान देंगे, एक्सिस पर, अक्ष पर एक चक्कर पूरा करना जो समय लगता है, वो आप लोगों का राइट आंसर 23 के लिए डी कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न आपका है 24 नंबर, और मैं आपसे बता दूं कि ऋतु प्रवास इधर बीच रिकॉर्ड चल रहा है कि ऋतु प्रवास से निश्चित रूप से आप लोगों से प्रश्न बन जा रहे हैं। ऋतु प्रवास है क्या, आप लोग आराम से सुनेंगे कि ऋतु प्रवास होता क्या है। जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चरागाह के लिए वो जगह जगह पर भटकते रहते हैं, पशुपालक होते हैं और एक जगहों से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं। अगर वहां कहीं पर ठंडी ज्यादा पड़ती है तो वो नीचे की तरफ उतर जाते हैं जहां पर घास रहती है, और गर्मी जब ज्यादा पड़ती है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसक जाते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं, वो ऋतुओं के अनुसार प्रवास करते रहते हैं, उन्हीं को ऋतु प्रवास कहा जाता है। अब आप लोगों को आंसर करना है। लिखा गया है कि फसल कटाई की अवधि के दौरान जो श्रमिक शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन होता है उसे कहा जाता है। लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता होती है, जीविका के लिए। और सी कह रहा है कि नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, ध्यान दे, पशुधन के साथ। और डी में कह रहा है कि वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता।
तो यहां पर सीधा सीधा आप लोगों को राइट आंसर मिल रहा है। राइट आंसर नए चारागाहों की खोज में, हमेशा ध्यान देंगे, चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों का ऋतुवत गतिशीलता जो होता है वो ऋतु प्रवास कहलाता है। 24 के लिए आप लोगों का राइट आंसर सी होना चाहिए और सी मैक्सिमम लोगों का आ भी रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं 25 नंबर के लिए, और 25 नंबर का आप ध्यान दें। इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं आप लोगों से, ध्यान से अगर देखेंगे तो आज के बाद कभी गलत हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखिएगा कि पृथ्वी की सतह, यहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि पृथ्वी की सतह के निकट स्थित, पृथ्वी की सतह के निकट, ध्यान देंगे, पृथ्वी की सतह के निकट खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो पृथ्वी के सतह के निकट खनिज होते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्या कूपकी खनन का प्रयोग किया जाता है? क्या विवृत खनन का प्रयोग किया जाता है? क्या आखनन का प्रयोग किया जाता है? या कूपक खनन का प्रयोग किया जाता है? 25 नंबर के लिए मैं देखना चाह रहा हूं कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर के लिए कमेंट करिएगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब आप लोगों से खनन की बात करेगा कि जो निकालने वाली बात है, निष्कासन की बात करेगा कि कैसे निकाला जाता है, जब भी निष्कासन की बात करेगा तो आप लोग क्या करेंगे, 3 भागों में इसे समझना आप लोगों को। नंबर 1 पे तो आप लोगों को खनन ही समझना है। नंबर 1 पे आप लोग खनन समझेंगे कि खनन क्या होता है। नंबर 2 पे आपको प्रवेधन समझना है कि प्रवेधन क्या होता है। नंबर 3 पे आप लोगों को आखनन समझना है कि आखनन क्या होता है। ये 3 पॉइंट्स आप लोग समझेंगे। इसमें खनन को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। खनन को एक भाग जो होता है वो विवृत खनन होता है, विवृत खनन होता है, और दूसरा जो होता है वो कूपकी खनन होता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कूपकी खनन, कूपकी खनन, कूपकी खनन। तो इतनी चीजों को आपको समझना है, खनन, प्रवेधन, आखनन, विवृत खनन, कूपकी खनन। बिल्कुल मामला क्लियर हो जाएगा अगर इतनी चीजों को समझ ले। हम देखें कि जो खनन है, इस खनन को अगर हम लोग देखें तो खनन का मतलब होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से कुछ भी खोद के बाहर की तरफ निकालना खनन कहलाता है। उस खनन में विवृत खनन जो होता है, यह विवृत खनन की एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में जो पृथ्वी के सतह के नजदीक होते हैं शैल, मतलब पृथ्वी के नीचे अगर हम चले तो पहले ही पाए जाएंगे, उसे विवृत खनन की प्रक्रिया कहते हैं। कूपकी खनन जो बिल्कुल आंतरिक भागों में होता है, बिल्कुल गहराई में, ये कम गहराई होती है, इसमें ध्यान रखेंगे, कम गहराई होती है इसमें। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत गहराई होती है, मतलब बहुत नीचे जाना पड़ता है, बहुत गहराई। अब हमें देखना है कि इस कूपकी खनन द्वारा बहुत गहराई से क्या क्या निकाला जा सकता है। तो जैसे पेट्रोलियम पदार्थ अगर बात करें कि किससे निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ कूपकी खनन के माध्यम से पेट्रोलियम में डीजल, गैस, जो भी आप लोग देखते हैं पूरे के पूरे निकाले जाएंगे। मुझे मालूम है कि आप लोगों को यह बात समझ भी आ रही होगी कि जो पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होते हैं, ये सब के सब इसके अंतर्गत आएंगे, कूपकी खनन। प्रवेधन के अंतर्गत क्या आएगा, जो प्रवेधन होगा उसके अंतर्गत क्या आएगा, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों का कमेंट भी देख रहा हूं, आप लोगों का बी एक तरफ से आ भी रहा है। प्रवेधन का मतलब होता है कि जब आप लोग कुछ भी निकालते हैं इस खनन के माध्यम से, वो कम गहराई पर हो, कम गहराई पर से निकाला जाए तो वो प्रवेधन। और पृथ्वी की सतह के काफी नीचे से खनिज अगर निकाले जाए, सबसे आंतरिक भागों से पृथ्वी के, प्रवेधन में बहुत ज्यादा नीचे से निकलेगा। चलिए, प्रवेधन में बहुत नीचे से होता है, प्रवेधन में बहुत नीचे से, और पृथ्वी के सतह के निकट की बात करेगा तो निकट की बात करेगा तो आखनन की बात हो जाएगी। यहां पर फिर से मैं समझाऊं, थोड़ा सा समझेंगे कि जो निष्कासन की बात होगी वो खनन, प्रवेधन और आखनन होगा। जो खनन होगा वो विवृत खनन और कूपकी खनन होगा। और ये खनन की एक प्रक्रिया है, विवृत खनन और कूपकी खनन। इससे निकाला नहीं जा रहा है बल्कि एक प्रक्रिया है अंदर जाने की। और ये विवृत कम गहराई पर हम लोग विवृत खनन करते हैं, कूपकी खनन हम लोग बहुत गहराई में जाने के लिए कूपकी खनन का प्रयोग करते हैं, और इससे पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। जब ये खनन हो जाता है तो उस खनिज को बाहर निकालने के लिए अगर वो कम गहरा है तो प्रवेधन का प्रयोग करते हैं। अगर बहुत गहरा है तब हम लोग पता नहीं क्यों बात पलट जा रही है, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। जब ज्यादा गहरा है तब प्रवेधन का प्रयोग करते हैं, जब कम गहरा है तो उसे हम लोग आखनन। यहां पर ध्यान दें कि प्रवेधन का मतलब होता है बहुत ज्यादा गहरा प्रवेधन,
आखनन का मतलब होता है जब पृथ्वी के सतह के निकट, आखनन, आके खन लो, मैं बहुत नजदीक हूं, तो आखनन हो जाता है निकट। तो इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 25 नंबर का आखनन कर लीजिएगा आप लोग, सी नंबर कर लीजिएगा, और सी नंबर यहां पर आप लोग दे भी रहे हैं। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आखनन, सी 25 नंबर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 26 नंबर की तरफ। और 26 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने क्या दिखा रहा है? 26 नंबर में दे रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीवों जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध की किडनी, जिसे आप लोग गुर्दा बोलते हैं, हिंदी में जिसे आप लोग ब्रिक बोलते हैं, कि काम करने के कारण काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के साथ किया गया था। मतलब किसके वजह से ये मर रहे हैं? तो आप लोग जान रहे हैं और उत्तर करिएगा, आइबू प्रोफेन और एड्रिनल, और लिखा गया है डाइक्लोफिनेक, और लिखा गया है एस्पिरिन। तो जो राइट आंसर है वो डाइक्लोफिनेक होगा। यहां पर जो गिद्ध है ना, वो जो गाय भैंस जीव जंतु होते हैं उनको डाइक्लोफिनेक नामक एक दर्द निवारक दवा दी जाती है, और उसी दवा के कारण जब ये खाते हैं तो इनकी किडनियां, जो गिद्ध हैं उनकी किडनी या ब्रिक बैठ जाती है, और बैठने की वजह से वो धीरे धीरे करके क्या होने लगते हैं? मरने लगते हैं। इसलिए राइट आंसर आप लोगों का डाइक्लोफिनेक हो जाएगा। इसके जगह पर एक नई दवा आ गई है, जिसका नाम है मलाक्सिकम। तो जो मलाक्सिकम है वो नई दवा आ गई है जो हमारे जीवों के लिए सही नहीं है। चलिए राइट आंसर आप लोगों का 26 नंबर का सी है। आइए 27 नंबर का आप लोग आंसर करिएगा। 27 नंबर लिखा गया है कि ब्लैक फुट इंडियन है। जो ब्लैक फुट इंडियन है वो क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और लिखा गया है कि क्यूबा में बागान में काम करने वाला, बी में लिखा है कनाडा में प्रवासी भारतीय, सी में लिखा गया है कि निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, डी में लिखा गया है उत्तरी अमेरिका के एक देशीय जनजाति। ब्लैक फुट इंडियन क्या होता है आप कमेंट करें। ब्लैक फुट इंडियन क्या है? क्या क्यूबा में बागवान में काम करने वाले लोग होते हैं, कनाडा में प्रवासी भारतीय होते हैं, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी होती है, या उत्तरी अमेरिका में एक देशीय जनजाति होती है? कमेंट करिएगा। ब्लैक फुट मतलब काला पैरों वाला व्यक्ति जो होता है उसे ब्लैक फुट के नाम से जानते हैं। मैं देखूं, देखिए कुछ लोग भटक सकते हैं कि जो ब्लैक फुट डिजीज एक होती है उससे संबंधित है क्या। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब उसमें पूछेगा तो आपसे पूछा जाता है सैनिक के ब्लैक बूट, सैनिक के ब्लैक बूट, कैट लगा ले टाई, कैट लगा ले टाई, ओ पराई माता, ना बेबी ना, ना बेबी ना। इस ट्रिक का मैं यूज नहीं कर रहा हूं। यहां पर ब्लैक फुट इंडियन जो होते हैं वो उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति होती है। राइट आंसर 27 नंबर के लिए आप लोग डी कर लीजिएगा। यहां आप ध्यान दें कि सैनिक के ब्लैक बूट, जो आर्सेनिक से होने वाला ब्लैक फुट रोग है वो दूसरा है। आर्सेनिक के ब्लैक बूट मतलब आर्सेनिक से ब्लैक फुट, कैट लगा ले टाई, कैडमियम से इटाई, ओ पराई माता, पारा से मिनीमाता रोग, ना बेबी ना, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये मैं नहीं बता रहा हूं। मैं यहां पर एक जनजाति है जो आप लोग पढ़ते हैं क्लास 8th में, जो 8th नहीं, हाँ 7th में है, 7th में, और जो 9 नंबर का चैप्टर है उसमें आप लोगों को मिलेगा। तो उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति है। राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। चलिए आप लोग 29 नंबर के लिए उत्तर करिएगा। 29 नंबर में लिखा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, 29 नंबर में लिखा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन लिखा गया है कि राजनीति विज्ञान को, मनोविज्ञान को, भूगोल को और इतिहास को। कई बार आप लोगों से प्रश्न बने हैं, तो मैं बताऊं कि उच्च प्राथमिक स्तर में जो सामाजिक विज्ञान होता है उस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय आते हैं। कौन कौन से 4 विषय आते हैं? तो पहला विषय आप लोग देखें इतिहास, एक इतिहास हो गया, दूसरा क्या हो गया? भूगोल हो गया। अभी इतिहास वाले सर आके मेरे सिर पे खड़े भी हैं, अभी आप लोगों के लिए क्लास भी लेंगे। और तीसरे नंबर पे हम लोग चले तो आप लोगों का अर्थशास्त्र होगा। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा।
और चौथे नंबर पे हम लोग चले तो आप लोगों का राजनीति विज्ञान हो जाएगा, राजनीति विज्ञान हो जाएगा। और इसी राजनीति विज्ञान को आप लोग सिविक्स के नाम से या पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स मतलब उसे आप लोग नागरिक शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो 4 विषय आप लोगों के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, आप क्लियर रखिएगा। मनोविज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आता है। 28 नंबर में राइट आंसर बी हो जाएगा और मैक्सिमम लोगों का बी आ भी रहा है। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। अभी सर आप लोगों के लिए इतिहास का प्रश्न लेके आएंगे, एक प्रश्न इसके बाद और शेष बचे हुए हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस वनों को पृथ्वी के फेफड़े की तरफ प्रतीत किया जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, किस वनों को? क्या दक्षिण पूर्व अमेरिका के जो शीतोष्ण सदाबहार वन है उसे कहा जाता है? क्या लिखा गया है कि भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहा जाता है? सी में कह रहा है कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है और डी कह रहा है कि भूमध्य सागरीय वन को कहा जाता है। 29 के लिए आप लोग आंसर करिए, मैं देखूं कि 29 के लिए आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं। 29 के लिए आप लोग आंसर करिएगा, बिल्कुल 29 के लिए यहां पर राइट आंसर ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएंगे। अभी मैं बताया था कि ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है यहां पर बहुत ढेर सारी जो विविधताएं पाई जाती है और यहीं पर बड़ा बड़ा सांप भी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जीवन पृथ्वी के स्थल खंड पर कहीं होता है तो ये इन्हीं भागों में होता है। 29 नंबर के लिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए 30 नंबर, और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। लिखा गया कि निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रकार का पौधा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है? मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। और ऑप्शन ए में लिखा गया कि नेफेंथेस का पौधा, बी में लिखा गया है कि ब्रोमीलाइड का पौधा, सी में कह रहा है कि आर्किड पौधा और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, डी फॉर धोखा मेरे में होता है, कभी कभी डी फॉर धोखा भी सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल संचित रखता है? मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। 30 नंबर के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं देखूं कि कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कर पाते हैं। 30 नंबर में कुछ लोगों का ए एक तरफ से आना शुरू हो गया। जो लोग प्राइमरी वाले हैं वो ए में फंस जाते हैं और जो लोग उच्च प्राथमिक वाले हैं वो लोग पहुंच जाते हैं ब्रोमीलाइड पौधा के तरफ। और ब्रोमीलाइड पौधा यहां पर सही हो जाएगा, नेफेंथिस नहीं होगा, आर्किड पौधा भी नहीं होगा और यहां पर ब्रोमीलाइड के अंतर्गत आर्किड पौधे को तो हम ले सकते हैं कि जो ब्रोमीलाइड पौधे होते हैं उसे आर्किड पौधे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेफेंथिस नहीं होगा। ब्रोमीलाइड का मतलब जैसे आप लोग अनानास जो यूज करते हैं, पाइनएप्पल जो करते हैं, वो भी ब्रोमीलाइड पौधों के अंतर्गत आने वाला एक पौधा है। यहां पर राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा बी, ब्रोमीलाइड आप लोगों का सही हो जाएगा। अब आप लोग सर के साथ एंजॉय करिए हिस्ट्री के साथ। कल के लिए आप लोगों को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, क्योंकि मैं कल अब कहां मुलाकात होगी। खूब धैर्य बना के आप लोग परीक्षाओं को अपने आराम से आप दीजिएगा, सकारात्मक होकर आप परीक्षाओं को दीजिएगा, निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक यू। बिल्कुल भूत बना दिए सर मुझे, बिल्कुल काला काला। चलिए ओके थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस सामाजिक विज्ञान के मैराथन में मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रयास ये करूंगा कि आज अंतिम मैराथन है और यहां से हम लोग कुछ बेहतर करके जाएं, जिससे कल का जो दिन हो आपके लिए सुखद और शुभ हो। आइए शुरू करते हैं, समय को बचाते हुए आज के सेशन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में समस्या समाधान विधि का प्रत्यक्ष संबंध किस चरण से है, यह बताना है। सामाजिक अध्ययन में शिक्षण, देखिएगा भाई सवाल है, ओ नो, चलिए सवाल है, देखिए सवाल है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में समस्या समाधान विधि का किस चरण पे है? समस्या समाधान ये बताना है। क्या स्मृति स्तर पर, ज्ञान स्तर पर, चिंतन स्तर पर या परीक्षण स्तर पर?
मैं आपको बता दूं जो है, देखिए शिक्षण के 3 चरण होते हैं। शिक्षण को कई तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। उसमें एक स्तर है लेवल के स्तर पर, मतलब लेवल के स्तर पर शिक्षण के 3 चरण है। ये आपका जो पहला है वो है स्मृति स्तर, पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध स्तर, दूसरा है अवबोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। ये 3 स्तर है। अगर आप इंग्लिश की बात करिए तो ये मेमोरी लेवल है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है और ये रिफ्लेक्टिंग लेवल है। तो कैसे याद कर सकते हैं? अगर आप रम देखिए, आर यू रम, आर यू रम, रम देखिए तो आप 3 स्तर है, 3 इसके चरण है। अगर हम लेवल के आधार पर शिक्षण की बात करेंगे तो स्मृति स्तर, अवबोध स्तर एंड चिंतन स्तर। इंग्लिश में बात करें तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल। अगर हम पहला शब्द केवल लें आर यू एम, उल्टा चलिए इधर से देखिए, आर यू एम रम। अब देखिएगा रम जानते ही हैं, पीने वाला जो रम पी लोग जानते होंगे कुछ लोग। चलिए देखिए भाई क्या है, स्मृति स्तर में हम देखते हैं कोई चीज वो है, हम यहां पर बच्चे केवल रटा देते हैं। स्मृति स्तर पर क्या करते हैं, हम बच्चों केवल रटा देते हैं, तो ये है का लेवल है। अवबोध स्तर पर क्या है बताते हैं, क्या है, कोई भी चीज बच्चे को समझाते हैं, यानी जो थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा होता है उसे हम समझाते हैं कि ये है, यानी क्या है। जो तीसरा स्तर है देखिए, यहां हम देखते हैं बच्चे के साथ में ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई चीज क्यों है, क्यों है कोई चीज, यानी सवाल क्या पूछा है देखिए, समस्या समाधान विधि का। तो बच्चा यहां पर क्यों है स्तर पर समस्या समाधान की बात करता है, चिंतन स्तर की बात करेगा। तो यानी रम का जो लेवल है, रिफ्लेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी स्तर, और इसको दिया किसने था, इसको दिया है हर्बर्ट ने। यह भी सवाल पूछ लिया जाता है। जो मेमोरी लेवल है, जो स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया था, इसको मॉरिसन ने दिया है, दूसरा जो है मॉरिसन ने दिया है और तीसरा जो है आपका हंट ने दिया है। ठीक है, तीसरा जो स्तर दिया है हंट ने दिया है। तो सवाल पूछा है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में समस्या समाधान की बात, तो समस्या समाधान किस स्तर पे होगा भाई, क्यों के स्तर पे होगा, जब चिंतन करेंगे उस लेवल पे होगा। इट मींस क्या हो जाएगा, 1 का सी इज द राइट आंसर, 1 का सी। ये सवाल कैसे पूछ सकता है कि भाई बच्चे को किस स्तर पर आप याद कराएंगे, तो कौन स्तर होगा, स्मृति स्तर होगा। किस स्तर बच्चे को बताएंगे कोई चीज क्या है, अवबोध के स्तर होगा, अंडरस्टैंडिंग के स्तर पे होगा। तीसरा है आपका चिंतन के स्तर पे, इस पे हम कोई बच्चे को बताते हैं क्यों है कोई चीज। क्लियर, चलिए तो 1 का आपका सी इज द राइट आंसर। कैसे ही पूछ सकता है, बालकों को अच्छा समस्या समाधान बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए। बच्चा अगर जो है समस्या समाधान बने, मतलब समस्या को समाप्त कर ले, तो किस स्तर पर बनना चाहिए, हमें यह देखना है। चलिए देखिए भाई क्या है, बालकों में चिंतन और तर्कण का विकास प्रायोगिक रूप से करना चाहिए। भाई उसमें चिंतन का और तर्कण, देखिए तीसरा स्तर है चिंतन वाला, रिफ्लेक्टिंग लेवल, बिल्कुल ये होना चाहिए भाई। अभी देखते हैं और क्या होगा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए चिंतन का लेवल आ रहा है, तभी बच्चा समस्या समाधान बन सकता है, बन सकता है बिल्कुल। अगला देखिए, बालक में संप्रत्यय निर्माण पर बल देना। संप्रत्यय मतलब क्या होता है जानते हैं भाई, आइडिया, आइडिया, विचार। ये संप्रत्यय का मतलब क्या है, आइडिया, विचार, यानी इस लेवल पर बच्चा क्या कर रहे, निर्माण कर सके, इस बात को ऐसा विचार बना सके, यानी ये भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तीसरा क्या है, बालक को स्वावलंबी बनाना, बालक को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब बच्चा स्वयं किसी चीज को जो है कर सके। ये इट मींस क्या होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, यानी डी चारों सही होगा। बच्चा को समस्या समाधान बनाना है तो ये सारे तीनों स्तर आपको देखने पड़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है आपका, सामाजिक विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में आगमन विधि के अंतर्गत जिस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जरा ये बताना है आपको। देखिएगा मैं लास्ट जब हमने क्लास लिया था तो उसमें इस चीज को बताया था और ये बताने का प्रयास किया था कि ये जो आगमन विधि है, आगमन विधि के जनक कौन है, इस चीज को लेकर के मैंने बताया था आपको कि आगमन विधि के जनक जो है वो फ्रांसिस बेकन है। तो किसी ने कमेंट किया था आप कंफ्यूज कर रहे हैं, इसके तो हमने प्रस्तुत पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांसिस बेकन ही सही है
आगमन विधि के सबसे पहली बार जो किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो फ्रांसिस बेकन है, ये जान लीजिएगा। अब देखिएगा, उदाहरण से नियम, स्थूल से सूक्ष्म, विशेष से सामान्य, या ये सभी। तो मैंने देख बताया था कि आगमन का मतलब क्या होता है। आपके यहां किसी का क्या होता है, आगमन होता है। जैसे मान लीजिए सपोज आपके अगर अमिताभ बच्चन आ जाए आपके घर पे, अगर आपके घर पे अमिताभ बच्चन आ जाए तो क्या होगा, जब देखिएगा भाई, उदाहरण बन जाएगा नहीं बन जाएगा आपका घर, आपका घर उदाहरण बन जाएगा। अरे इनके यहां तो अमिताभ बच्चन आए थे, वो स्थूल है कि सूक्ष्म है, वो स्थूल है, अरे वो दिखाई पड़ रहे हैं, वो मूर्त है या अमूर्त है, मूर्त है। आप उनको आप कह सकते हैं अमूर्त से अमूर्त की ओर भी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी। वो सामान्य है या विशेष है, अमिताभ बच्चन विशेष है। तो ये क्या होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। इट मींस डी इज द राइट आंसर। तो 3 का डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिएगा। आप कक्षा 7 की सामाजिक अध्यापिका हैं और अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को दत्त कार्य देती हैं, तो बताइए कि निम्न में से कौन सा दत्त कार्य का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था, चर्चा किया हूं आपके साथ में, कि नहीं पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही शब्द नहीं आ जाए, एक बार अपनी कलम वहां चला दीजिएगा, क्या होगा इसका सही उत्तर आगे देखते हैं। चलिए, मतलब आप कोई होमवर्क दे रहे हैं, आप कोई बच्चे को काम दे रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य नहीं होगा, ऐसा सवाल है। अध्ययन तथा दूसरी सीखने क्रियाओं के लिए निर्देश देना। भाई आप किसी को काम देते हैं तो बच्चा इससे अध्ययन करेगा, दूसरी कुछ क्रियाएं सीखेगा। हाँ बिल्कुल सीखेगा। अभी एक पॉइंट यहां लगा लेते हैं, एक पॉइंट यहां लगा लेते हैं। हाँ ये करेगा। विद्यार्थियों को सीखने क्रियाओं की ओर उन्मुख करना, सीखने क्रियाओं की ओर उन्मुख करना। हाँ भाई हम काम दे रहे हैं बच्चे को, कह रहे हैं कि तुम ये आम बनाओ, अमरूद बनाओ, ये हमने उसको काम दे दिया, तो बच्चा को सीख रहा है ना, कला सीख रहा है। ठीक है। विद्यार्थियों को सीखने के निश्चित अभ्यास तथा क्रियाओं को देना, मतलब निश्चित अभ्यास, इतने समय में आपको करके दे देना है, इतने समय में आपको करके दिखा देना है। इसका मतलब क्या है, ये भी कर रहे हैं आप, ये भी कर रहे हैं, ये भी। विद्यार्थियों को उलझाए रखना, ये उद्देश्य नहीं रहता कि विद्यार्थी उलझा रहे उसी में, ऐसा उद्देश्य नहीं रहता है आपका कि बच्चे को उलझा देना, बल्कि ये सारे उद्देश्य हैं। तो क्या हो जाएगा उत्तर, सही उत्तर आपका डी इज द राइट आंसर। क्या नहीं होगा ये पूछा था। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए आज जो इतिहास में दोनों चीजें लिया हूं, इतिहास के प्रश्न भी आगे हैं और इतिहास का पेडागॉजी भी है, तो दोनों चीजें हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, सारी चीजें मिलेंगी आपको आज। निम्न में से दी गई परिभाषाओं में से कौन सी एक परिभाषा शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा शिक्षण की परिभाषा नहीं है ये बताना। इसे मतलब कौन सी परिभाषा शिक्षण की परिभाषा नहीं है, ये सवाल है आपका। शिक्षण से अभिप्राय एक विद्यार्थी में व्यवहारिक परिवर्तन, ये तो बिल्कुल आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि भाई जैसा मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए मैं हूं और ये आप है, हमारा एक ही उद्देश्य है आपके व्यवहार में परिवर्तन कर देना। हमारी टीचिंग का एक ही उद्देश्य है आपके व्यवहार में परिवर्तन कर देना। ये बिल्कुल सही बात है, ये हम एक पॉइंट लगा लेते हैं। अगला पढ़ते हैं। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, जैसे ही व्यवहार आ गया क्लियर हो गया, ये भी हो गया, पॉइंट रख लेते हैं। अभी क्या पूछा है, शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। ध्यान देखिए यहां बात क्या लिखा हुआ है, दूसरों को सीखने के दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की। अभी इस पे हम लोग एक पॉइंट लगाते हैं फिर सोचते हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिगम परिपक्व व्यक्ति द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति के संदर्भ में अधिगम हेतु की जाने वाली प्रक्रिया शिक्षण है। अब इसमें आपने देखा अधिगम अधिक परिपक्व व्यक्ति द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को के संदर्भ में अधिगम हेतु की जाने वाली प्रक्रिया शिक्षण है। अब भाई अधिगम और शिक्षण क्या है, अधिगम और शिक्षण क्या है, पहले आप ये समझिए, क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग? दोनों अलग अलग है। पहली बात समझिए, कैसे जरा समझिएगा, मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जरा सा यहां एक पेज लेता हूं, पहले समझ लीजिए जरा सा, अधिगम और शिक्षण समझ लीजिए भाई। देखिए शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम, इसका मतलब क्या है टीचिंग और इसका मतलब क्या है लर्निंग। ये टीचिंग है और ये लर्निंग है। मैं कह रहा हूं कि दोनों अलग अलग है। कैसे अलग है देखिएगा, मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हो
अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, सीखना। और आप कहेंगे इसका मतलब भी सीखना और सिखाना। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इस हिसाब से तो एक हो गया, सिखाना, सीखना और सिखाना। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों तो एक ही हो गया। आप भी इसको भी सीखना कह रहे हैं, इसको भी सीखना सिखाना कह रहे हैं, तो दोनों तो एक ही हो गया। जरा समझिए इस बात को। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन आप सीख नहीं रहे हो, तो क्या अधिगम हुआ? अधिगम तो नहीं हुआ। और मैं ना पढ़ा रहा हूं इसके बावजूद भी आप किसी अन्य स्रोत से आप सीख ले रहे हो, आपको टीचिंग नहीं की जा रही है लेकिन आप सीख ले रहे हो। इसका मतलब क्या है कि देखिए ये क्या है? ये कार्य है और ये क्या है? उपलब्धि है। ये क्या है? उपलब्धि है। जरा बात समझिएगा, टीचिंग क्या है? एक कार्य है और ये उपलब्धि है। यानी कार्य हुआ, ये उपलब्धि हुआ। मतलब हम पढ़ाएं और आप अगर सीख गए तो ये टीचिंग है। बात समझिए जरा इस बात को कि अधिगम क्या है। ये बात सही है कि शिक्षण का जो लक्ष्य है अधिगम कराना। हमारा उद्देश्य क्या रहेगा हमेशा? कि आप उसको सीख लें, आप उसको सीख लें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, तो बिल्कुल सही बात है, अधिक परिपक्व व्यक्ति द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति के संदर्भ में अधिगम हेतु की जाने वाली प्रक्रिया शिक्षण है। ये बात बिल्कुल सही है। तो यानी जो सही उत्तर पूछा है क्या नहीं होगा, तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। दिशा निर्देश देने वाला ही नहीं है शिक्षण। ठीक है, बस केवल दिशा निर्देश दे दिए कि उतना नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से दिए कथनों में से सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित उचित कथन का चयन करिए। अब देखिए माइक्रो टीचिंग क्या है उसके बारे में पूछ रहा है सवाल। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण समाज शास्त्र नियमों और शैक्षिक समाज शास्त्र के व्यवहारिक रूप पर आधारित होता है। सूक्ष्म शिक्षण समाज शास्त्रीय नियमों और मनोविज्ञान के व्यवहारिक रूप पर आधारित होता है। सूक्ष्म शिक्षण मनोविज्ञान के नियमों और शिक्षा शास्त्र के व्यवहार पर आधारित होता है। सी इज द राइट आंसर है। कैसे देखिए जरा, माइक्रो टीचिंग क्या होती है भाई? माइक्रो टीचिंग होती है कि 5 से 10 मिनट की होती है। हम अपने विद्यार्थियों के जो हमारे साथ में होते हैं उनके साथ बैठते हैं और अपनी हम स्किल, टीचिंग जो स्किल होती है उसको हम सुधारते हैं, उसको हम रिफ्रेश करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो यानी ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक है। सूक्ष्म शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों और शिक्षा शास्त्र के व्यवहारिक रूप पर आधारित होती है। इट मींस सी इज द राइट आंसर। 6 का सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। सामाजिक विज्ञान के लेखकों द्वारा अभिव्यक्ति एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत संबंधित है राष्ट्रीय आंदोलन से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से या पाषाण कालीन भारतीय इतिहास से? किससे संबंधित है आपका क्या इतिहास की पाठ्य पुस्तिका हमारे अतीत? आप किताब पढ़ते हैं हमारे अतीत लिखा रहता है, वो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आंदोलन से है या स्वतंत्रता संग्राम से है या पाषाण कालीन इतिहास से है? तो बिल्कुल देखिए भाई तीनों है, ये 3 पार्ट में आती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 पार्ट है हमारे अतीत एनसीईआरटी की। तो ये तीनों संबंधित है, किसी एक पार्ट से नहीं। हमारे अतीत पार्ट 1, हमारे अतीत पार्ट 2, हमारे अतीत पार्ट 3, तो तीनों पार्ट संबंधित होगी। इट मीन 7 का डी इज द राइट आंसर। 7 का जो सही जवाब होगा वो डी होगा। अगला सवाल है आपका, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया है छोटे समूह में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, एक समय में थोड़ी और कम विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, छोटी कक्षा होती है जिसमें सहपाठी विद्यार्थी ही कक्षा का रोल करते हैं, बारीकी से अवलोकन किया जाता है। तो बिल्कुल देखिए सही बात क्या है इसमें भाई? इसमें सही बात जो है आपका वो सी है, छोटी कक्षा होती है यानी 5 से 10 मिनट की होती है, 5 से 10 मिनट की होती है ये। और इसमें जो सहपाठी विद्यार्थी होते हैं वही कक्षा का रोल निभाते हैं, वही लोग बैठ करके बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या सही होगा इसका भाई? 8 का सी इज द राइट आंसर। 8 का सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्या है, संसाधनों, रुचि या विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण कहलाता है। देखिए यहां सवाल में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। तो शिक्षकों के समूह द्वारा प्रभावशाली शिक्षण, समूह शिक्षण, मूल्यांकन शिक्षण या विधिगत शिक्षण। तो क्या कहलाएगा भाई?
शिक्षकों के समूह द्वारा समूह शिक्षण कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? समूह शिक्षण कहलाता है। तो ये 9 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9 का बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। जब आप विद्यार्थी को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं, मान लीजिए आप कुतुब मीनार दिखा रहे हैं विद्यार्थी को, तब उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं? लेखा चित्रकला संसाधन, पारंपरिक लोक कला संसाधन, प्राथमिक स्रोत या पाठ्य स्रोत? वह चर्चा किया था मैंने लास्ट वीडियो में, बताया था कि ऐसे जो भी स्रोत होते हैं आप जब वहां पहुंचा करके दिखाते हैं, भ्रमण करा करके उस बिंदु पर, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक स्रोत कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? ये सी इज द राइट आंसर। 10 का सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्न में से सबसे उचित विधि कौन सी है? सामाजिक समस्याओं की समझदारी, सामाजिक समस्याओं की समझदारी के लिए किसके लिए भाई? हम कौन सा इसमें चलचित्र प्रदर्शन, चित्र निबंध, भूमिका निर्वाह या वृत्त अध्ययन? मान लीजिए कि भारत में समाज के स्तर पर क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आपको बताना है। तो आप कौन सी विधि क्या करें, कौन सी विधि को आप जो है अपनाएंगे, ये पूछ रहा है। कौन सी विधि को अपनाएंगे आप? जैसे मान लीजिए भारत में दहेज का एक समस्या है, भारत में छुआछूत समस्या है, भ्रूण हत्या एक समस्या है, अशिक्षा ये भी स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जा रही है उस स्तर पर, तो भी एक समस्या ही है। तो अगर मुझे इसको समझाना होगा तो हम क्या कर लेंगे? एक हम वृत्त बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे? बता देंगे इतने परसेंट गरीबी है, इतने परसेंट अशिक्षा है, इतने परसेंट महिला शिक्षा है, इतने परसेंट भ्रूण हत्या है, इतने परसेंट दहेज की वजह से हो रही हत्या। तो हम आसानी से वृत्त अध्ययन के माध्यम से आसानी से हम उसको समझा देंगे। तो 11 का डी इज द राइट आंसर। 11 का डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वृत्त आरेख उपयोगी होता है? अभी जो चर्चा मैंने किया आपके साथ में वृत्त आरेख के बारे में, तो विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। देखिए बात समझिएगा भाई, जैसे मान लीजिए अब ये है, हम बता दिए भाई कि इतनी क्लास चली आज मैराथन में, इतना सीटेट का चला, मतलब ईवीएस चला, इतने समय तक हिस्ट्री चली, इतने समय ज्योग्राफी चली, इतने समय हिंदी चली। आप ऐसे क्या कर सकते हैं? तो वृत्त के माध्यम से विभिन्न मात्राओं की आप तुलना कर सकते हैं। यानी 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। वृत्त आरेख के माध्यम से आप क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। जैसे भी आप जिसका पहला सवाल आपने देखा, जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थी समाज में, उन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आपने वृत्त आरेख का सहारा लिया। ठीक है, तो 12 का ए इज द राइट आंसर। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? सतत और व्यापक, कंटिन्यू एंड ब्रॉड, मतलब व्यापक, सतत भी हो और ज्यादा बड़ा मूल्यांकन करना हो तो कौन सा आप रास्ता चुनेंगे, आपको यह बताना है। जरा देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत हो सकता है। चलिए देखते हैं। अभी बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने से, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने के लिए, यानी हम देखिए बात शब्द क्या लिखा है? सतत मतलब कंटिन्यू। तो सतत मूल्यांकन करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? किस पर बल देता है? तो बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने, मतलब कंटिन्यू अवलोकन करने के लिए आप ये तरीका अपना रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 13 का डी इज द राइट आंसर। बस 2 सेकंड रुकिएगा, बैटरी चेंज होगी, बस 2 सेकंड। चलिए अब देखिए, अगला सवाल है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात किया हमने, तो 13 का डी हुआ। अगला सवाल लेते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन, देखिए शब्द देखिए ध्यान समझिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सत्र के अंत में, मतलब परीक्षा के लास्ट में क्या किया जाता है?
या इकाई के अंत में या नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व, और क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो रचनात्मक मूल्यांकन हम कब करेंगे? हम जब पढ़ाते रहेंगे, जब पढ़ाते रहेंगे तब तब हम इसका प्रयोग करते रहेंगे। यानी रचनात्मक क्रिएटिव जो इवैल्यूएशन है वो कब कर, बच्चा हमने कुछ सिखाया, बच्चे को, बच्चा कुछ सीखा और उसके बाद हमने कुछ मूल्यांकन किया, हाँ सही बना रहे हो। मान लीजिए हमने बच्चे से कहा तुम हाथी बनाओ, तो बच्चा जैसे ही हाथी का पैर बनाया वैसे हमने कहा यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर बच्चे ने अपना उसका पेट बनाया, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान करना पड़ेगा आपको, तब बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो 14 का डी इज द राइट आंसर। चलिए मैं समय समझ रहा हूं आपका, आज बहुत इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए, तो बहुत तेजी से जल्दी जल्दी करवा रहा हूं इसीलिए कि आप उस सवाल तक आप पहुंच सकें, क्योंकि मूल्यांकन वाला सेक्शन बचा हुआ था, उस दिन नहीं हो पाया था। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्यात्मक विद्यार्थी की पहचान करना। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है मे बी। चलिए आइए देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, ये भी हो सकता है। बच्चों की श्रेणियों में बांटना, क्या मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों श्रेणी में बांट दिया जाए? नहीं, ये तो निगेटिव थॉट है भाई। प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, ये कुछ हो सकता है। अब लेकिन देखिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, तो ये देखते हैं हम भाई। सबसे बेहतर क्या होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। हमने मूल्यांकन किया और हमने जिस विधि का प्रयोग किया और उस विधि से इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे सीख लिए। अब मुझे लगेगा नहीं ये विधि अच्छी नहीं है, दूसरी विधि देखते हैं, तीसरी विधि देखते हैं। इससे क्या होगा? बच्चे में सीखने समझने की क्षमता बढ़ती जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? आपका जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार के लिए। तो 15 का बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा किसी समस्या के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है? निर्णय लेने का कौशल, विवेचनात्मक चिंतन कौशल, मूल्यांकन कौशल या शिक्षण कौशल। सवाल क्या है? देखिए सवाल है आपका सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर। भाई निर्णय लेना कौशल, बात सही, बिल्कुल ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो विवेचनात्मक होगा, यानी जिसमें बच्चा चिंतन करे, जो तीसरा स्तर बताया था भी आपने आपको, तो बच्चा अगर उस स्तर पे पहुंच जा रहा है क्या है और क्यों है। अगर बच्चा क्यों है के स्तर पे है तो वो बेहतर विकल्प होगा आपका। यानी विवेचनात्मक चिंतन जो है कौशल, ये सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर यही ले जाएगा आपको। तो 16 का बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? किसमें बच्चे का स्वतंत्र चिंतन निकल करके आता है, यह सवाल है। जरा देखिएगा 17 का सही जवाब क्या होगा आपका? तो सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन, वस्तुनिष्ठ प्रकार का मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसा होगा क्या, या निबंधात्मक में, या लघु उत्तरात्मक प्रश्न में, या अति उत्तरात्मक प्रश्न में? तो भाई देखिए निबंध का मतलब ही होता है जिस पर कोई बंधन ना हो। निबंध मतलब बच्चा हर तरीके से सोच सके। निबंध इसलिए लिखा जाता है आपकी कल्पना शक्ति देखने के लिए, आप कितना सोच सकते हैं, कितना बेहतर विकल्प दे सकते हैं। तो यानी कहने देखो निबंध का मतलब ही होता है जिस पर कोई बंधन ना हो। इट मींस बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 17 का बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही की एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। खुली पुस्तक परीक्षा पे कि पुस्तक दे दी जाए? आप लिखिए क्या ऐसा है? परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, परीक्षा निष्पादन पर, या सतत आकलन पर? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सतत आकलन पर, कंटिन्यू उसका जो है मूल्यांकन करते रहिए बच्चे का। ये जो है एनसीएफ ने अपने आधार पत्रक पर बल दिया है। जो उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो किस पर फोकस किया है? कंटिन्यू मूल्यांकन पर, सतत आकलन पर, इस पर जो है यही इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। तो 18 का डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, आइए बहुत ही अच्छा सवाल है ये मूल्यांकन का सबसे बेहतर सवाल है। ये सबसे बेहतर सवाल है। देखिए क्या है, मूल्यांकन संबंधी दिए गए कथनों पर
विचार करें, मूल्यांकन निश्चित समय व अवधि की सीमा में बंधा रहता है, इसलिए समय समय पर किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। अब बताना है सवाल कि इसमें से कौन सही है। देखिए बात सवाल क्या है, मूल्यांकन संबंधी कथनों विचार करना है। दो कथन है, मूल्यांकन निश्चित समय व अवधि, या देखिए क्या हो रहा है, सीमाओं में बधा। क्या मूल्यांकन बधा रहता है? मूल्यांकन क्या सीमाओं में बधा रहता है एक निश्चित समय पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मूल्यांकन जो है वो समय में बधा नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि मूल्यांकन साधन भी है और साध्य भी है। कैसे, समझिए जरा इस बात को, इस बात को समझिएगा कि मूल्यांकन जो है साधन भी है और साध्य भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन जो है आपका साधन भी है। कैसे? अभी बताया हमने आपको कि आपको मूल्यांकन, जब से बच्चे बताया, आपने बच्चे ने हाथी बनाकर पैर बना दिया, हाथी का उसने पैर बनाया, तो जैसे ही आपने पैर बनाया आपने क्या कहा, हाँ बहुत बढ़िया, ये थोड़ा ये गड़बड़ बना रहे हो, इसको ठीक करो। तो साधन के रूप में काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा मूल्यांकन? यहाँ मूल्यांकन यहाँ जैसे बच्चे ने हाथी का पैर बनाया आपने कहा ठीक है, जैसे बच्चा पेट बनाने लगा तो आपने कहा नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। आपने तुरंत जो है, यानी मूल्यांकन आपका यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है? साधन के रूप में काम कर रहा है। और जब हाथी पूरा बन गया तो आपका वो साध्य, अब आप कहोगे यस वेरी गुड 5 स्टार मिल गया नंबर, ये आपका साध्य हुआ। अब आपने जो मूल्यांकन किया वो क्या हो गया? साध्य हो गया। इट मींस क्या होगा, और ये सीमाओं में बंधा नहीं रहता है, और ये समय समय पर नहीं किया जाता, ये कंटिन्यू किया जाता है। ये तो एनसीएफ ने भी कहा यही बात, एनसीएफ ने यही बात कही कि नहीं कंटिन्यू करिए इसको। ऐसा नहीं कि आप 6 साल भर में परीक्षा ले लीजिए। इसीलिए देखिए अब सेमेस्टर प्रणाली लगाई गई। सेमेस्टर परीक्षा होती है, वो क्यों होती है? सतत मूल्यांकन के लिए। ये समय में नहीं बंधा हुआ होता है, ठीक है। हाँ, अगर बात करें मापन की, आप समझिएगा, मापन की बात करेगा तब वो जो है आपका समय में बंधा रहता है। तो मापन समय बंधा रहता है, लेकिन मूल्यांकन समय बंधा नहीं रहता है। मूल्यांकन साधन भी है आपका और साध्य भी है। इट मींस पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व, यस बिल्कुल सही बात है, संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करेंगे। इट मींस 1 गलत हो जाएगा और B सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, ये ध्यान रखिएगा। ये फिर सवाल रिपीट कर सकता है, ये सवाल रिपीट हो सकता है मूल्यांकन का। ये सबसे बेहतर सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए अब कुछ इतिहास के प्रश्नों को भी ले लिया जाए। गीता है वेद, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग या महाभारत का एक भाग? जरा बताइए कि क्या है? चलिए गीता ठीक, गीता क्या है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग भाई। आपके जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। और सवाल सही क्या है भाई? महाभारत का एक भाग है। बिल्कुल। देखिए भाई, महाभारत में कुल कितने पर्व है? 18 पर्व है। कितने पर्व है? 18 पर्व। कैसे याद रखिएगा? ऐसे करिएगा, 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन ऐसे बोलेंगे तब आपको याद रहेगा। कितने पर्व है? 18 पर्व है। इस 18 पर्व में जो छठा पर्व है, जो छठा पर्व है वही आपका जो है भीष्म पर्व कहलाता है। और यही जो भीष्म पर्व है यही जो है आपका गीता का पार्ट है। अब जो इसका जो 12वां जो पर्व है ये जो है आपका शांति पर्व है। शांति पर्व यही जो है, और ये आपका सबसे बड़ा पर्व है। ये आपका सबसे बड़ा पर्व है। अगर सवाल पूछ ले, देखिए ये सवाल पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, पूछ सकता है कौन सबसे बड़ा पर्व है। महाभारत में कुल कितने पर्व है? 18 पर्व है। किसने लिखा भाई महाभारत को? वेद व्यास ने, यानी व्यास जी ने इसको लिखा है। तो ठीक है, तो महाभारत जो है और रामायण ये 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्य क्या होता है? जब किसी किताब में किसी पुरुष या महापुरुष के बारे में पूरा डिटेल उनका
शुरू से लेकर के अंत तक पूरी घटनाओं का वर्णन हो तो वो महाकाव्य कहलाता है। 2 महाकाव्य है। तो महाभारत का जो छठवां पर्व है, तो छठवां और 12वां आपको याद रखना है, कुल 1.5 दर्जन पर्व है, 18 पर्व है। छठवां जो भीष्म पर्व है यही गीता का भाग है। अब प्रश्न उठता है कि पहले रामायण है या पहले महाभारत। प्रश्न ये बन सकता है कि पहले रामायण है या पहले महाभारत, पहले क्या है, ये सवाल बन सकता है। तो पहले देखिए भाई, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जो त्रेता युग है उसमें राम है और द्वापर में कृष्ण है। तो महाभारत में कौन है, कृष्ण है। तो त्रेता बाद में आता, द्वापर बाद में आएगा ना, पहले त्रेता आता है। तो रामायण कथा पहले है और महाभारत की बाद में। क्लियर, चलिए ये जानते रहिएगा। तो 20 का डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा महाभारत में अगर देखें तो जो श्लोक हैं कितने पहले थे, 8800 थे, फिर उसके बाद 24,000 हो गए और उसके बाद फिर कितने हैं इस समय, 1 लाख। तो महाभारत जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ये यहां पर जय संहिता 24,000 पे भारत और 1 लाख पे महाभारत कहा जाता है। ठीक है, तो 8800, 24,000 और 1 लाख। क्लियर, चलिए ये जानते रहिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो सवाल है। एक चीज यहां और जान लीजिए, आप रामायण के बारे में भी जान लीजिए। आप अगर यहां पढ़ रहे हैं तो रामायण के बारे में भी जान लीजिए। देखिए रामायण में कुल कितने कांड है, 7 कांड है। पहला कांड जो है वो बाल कांड है। भाई बाल कांड, बालक शुरू हो रहा है, और लास्ट जो है वो उत्तर कांड है। तो ये भी सवाल पूछ सकता है यहां से भी। तो रामायण में कुल 7 कांड है। पहला कांड बाल कांड और सबसे अंतिम जो है वो आपका उत्तर कांड है। किसने लिखा है रामायण को, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है। ये भी जानते रहिएगा, ठीक है। तो आपको ये रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में जानना है। अगला सवाल देखिए क्या है, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है। ये एनसीईआरटी का शब्द है, देखिए यूज किया गया है ये शब्द। देखिए हम आपको 3 शब्द यहां लिख रहे हैं, तीनों शब्द एनसीईआरटी में शब्द प्रयोग किए गए हैं। एक ददनी प्रथा, ये कुछ शब्द हैं, इनको आप जानते रहिएगा। एक दस्तक, एक कार्टेज, ये भी शब्द यूज किया गया है। तो क्या है भाई, बताया था आपको ददनी प्रथा, पहले पैसा आपको हम दे दें कि आप पैसा लीजिए और व्यापार करिए, आप पैसा लीजिए और व्यापार कीजिए, यही प्रथा क्या है, ये ददनी प्रथा है, जो नील खेती के लिए दी जाती थी। जब हम कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है तो पैसा हमें पहले दे देते थे कि लीजिए पैसा दीजिए, दे दे रहा हूं आपको, आप खेती करिए, बाद में वापस करिएगा। तो ये ददनी प्रथा थी। दस्तक प्रथा क्या है, ये शुल्क मुक्त व्यापार है, शुल्क मुक्त व्यापार है ये, ध्यान दीजिएगा। ये फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में पहली बार, फर्रुखसियर ये उत्तर मुगल शासक है, फर्रुखसियर, इसने जो है अंग्रेजों को दिया था शुल्क मुक्त व्यापार। कब, 1717 ईस्वी में। दस्तक जो है ये शुल्क मुक्त व्यापार है। कार्टेज जो था ये पुर्तगालियों ने शुरू किया था। पुर्तगाली जो है जब ये सागर पर कब्जा कर लिए, अरब सागर और हिंद महासागर में उनका कब्जा हो गया, तो अगर आपको उस क्षेत्र में व्यापार करना है तो पहले एक कार्टेज देना होता था। ये जो है आपको यहां तक कि मुगल बादशाह अकबर को भी देना पड़ा था कार्टेज, पुर्तगालियों को। तो ये पुर्तगालियों के संबंध में है। दस्तक जो है ये शुल्क मुक्त व्यापार है, और ददनी प्रथा जो होती है एक मुफ्त पैसा दे देना पहले, खेती के पहले। क्लियर, तो ये तीनों शब्द जानते रहिएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की, मनुची, बर्नियर, थेओनोट या टेवेर्नियर। तो कौन यात्री है फ्रांस का जो 6 बार यात्रा किया है। बड़ा सिंपल है याद करना। याद करने के लिए आप जब पढ़ा करिए सवाल तो एक बार, चलिए अब तो कल फाइनल टच देना है, आगे चर्चा करूंगा, बताऊंगा इतिहास कितना सरल विषय है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना सरल विषय है। देखिए क्या लिखा है भाई, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की। तो जो बार बार यात्रा करे, ट्रेवेर्नियर, ये देखिए ध्यान से, टेवेर्नियर, ट्रेवल से बना है टेवेर्नियर। अरे इनका नाम ही है ना ट्रेवल, तो ट्रेवल से ट्रेवेर्नियर। तो जो 6 बार
या कई बार यात्रा करेगा वो क्या होगा, टेवेनियर। और किताब क्या लिखा इन्होंने, ट्रेवल इन मुगल एम्पायर, ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। तो अब देखिए जरा सा, ट्रेवल इन पूरे भारत में घूमा इसने, तो यही होगा आपका टेवेनियर इज द राइट आंसर, जो 6 बार आया 22 का डी। अगला है, महान नागा महिला गिडियालाहू को रानी की उपाधि किसने दिया था, को नहीं, की नहीं, को होगा, तो को रानी की उपाधि किसने दिया था। देखिए नागा महिला थी, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था 1930 में, ये केवल गुजरात में नहीं रहा बल्कि इसका प्रसार भारत के अन्य क्षेत्रों में भी हो गया था, भारत के अन्य क्षेत्रों में हो गया था। और मणिपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, रानी गिडलियाहू ने, और ये नागा महिला थी। ध्यान रखिएगा कहां पर हुआ था, मणिपुर में हुआ था, और ये थी कौन, नागा महिला थी। तो थी ये नागालैंड की, और आंदोलन जो हुआ था मणिपुर में नेतृत्व किया था, और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दिया था। तो 23 का सी इज द राइट आंसर, 23 का सी इज द राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं 24, महात्मा ज्योतिबा फुले के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये देखिए इन पे सवाल कई बार पूछा गया है आपके सीटेट में, इसलिए ध्यान रखिएगा यहां से सवाल पूछता है, इस सेक्शन से सवाल पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। और खास करके ज्योतिबा फुले से, भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिन्होंने जातीय समानता का समर्थन किया, बात बिल्कुल सही है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, क्या सही है। इन्होंने क्या सही पूछ रहा हूं, इन्होंने सत्य शोधक समाज की रचना की, क्या ये सही है। इनको भारत में दलितों का मसीहा माना जाता है, क्या ये, तो बताना क्या है इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। जरा देखिएगा भाई, इनकी किताब भी है गुलामगिरी, गुलामगिरी किताब है इनकी। तो हमने बताया आपको यह तरीका याद करने का, फूल मतलब क्या होता है, मूर्ख। देखिए उसको अन्यथा ना लीजिएगा, जैसे एक दिन मैंने जब ट्रिक बताया था आपको, जो पहला लास्ट जो पेडागॉजी का जो सेक्शन लिया था, बताया था कि पहला जो ट्रिक बताया था कि भाई आप किससे रिश्ता कोई आता है तो कोई नौकरी वाले ही हो, या नौकरी वाला हो, या सुंदर हो, या दहेज हो, या अगर तीनों हो। तो मेरा सिर्फ यहाँ समझाने का उद्देश्य है। किसी भाई ने कमेंट किया है कि सर आपने दहेज लेने की बात कर दी, मैं लेने की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी व्यवहार क्या है आप सबको पता है। मेरा जो कहने का समझाने का तरीका था कि आपको पेडागॉजी में वन ऑफ द बेस्ट चुनना होता है, वो मेरा उद्देश्य बताने का, ये उद्देश्य नहीं था। तो देखिए यहां पर क्या है, ज्योतिबा फुले, जो फूल होगा वही गुलाम होगा, भाई जो मूर्ख होगा वही गुलाम होगा, ऐसे याद रखिए, याद करना केवल आपको है, मैं वो सिखा रहा हूं, मैं इनको मूर्ख नहीं बता रहा हूं, इनके आगे तो हम लोग बहुत कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी किताब लिखा था, समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही बात है। सत्यार्थ प्रकाश ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर 24 का। और इन्होंने बाद में सत्य शोधक समाज लिखा था, स्थापना किया था। तो जो फूल होते हैं वही गुलाम होते हैं, ये बात सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है। सत्य शोधक समाज 24 का आपका जो सही आंसर हो गया वो बी हो गया। अगला सवाल है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था। आज आपको जो है गीता की नहीं मैदान की आवश्यकता है, यानी कहने का मतलब कि खेल पर किसने बल दिया, किसने जो है खेल पर बल दिया है, ये बताना है आपको। तो खेल पर किसने बल दिया है, राधा कृष्णन या स्वामी विवेकानंद या प्लेटो या रूसो। किसने कहा कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन, तो बिल्कुल सही बात है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आज युवकों को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, तो बी इज द राइट आंसर। इन्होंने कहा ना कि उठो जागो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए, ये इन्होंने ही कहा है। तो बिल्कुल ये आपका 25 का बी इज द राइट आंसर। आइए अगला सवाल है, अनुच्छेद से संबंधित सवाल है, कुछ पॉलिटी का।
तो आज मैम नहीं क्लास ली है, तो 5 सवाल पॉलिटी के भी हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आइए एक एक सवाल को समझते हैं हम लोग। अनुच्छेद 29A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। देखिए बिल्कुल आप एक चीज समझिएगा, आपने बिस्किट खाया होगा 20-20 खाया हुआ एक, तो आपने एक 50-50 भी आता है। इधर देखिएगा 50 का मतलब क्या होता है भाई? आधा तुम आधा हम, आधा तुम ले लो आधा हम ले ले। तो ये अनुच्छेद 50 में है, आधा आधा कर दो, न्यायपालिका अलग पृथक और कार्यपालिका अलग। 50-50 का कर दे विभाजन। ये 48 कौन सा विभाजन होता है? विभाजन कैसा होता है? 50-50 का विभाजन होता है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में है, ना कि अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डी जो है इसमें सुमेलित नहीं है, 26 का डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है। नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य। देखिए कभी कभी क्या होता है, रोमन गिनती से हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। रोमन गिनती से हमें कंफ्यूजन हो जाता है भाई, समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, ये 6 लिखा है और 4 कैसे लिखते हैं? 4 ऐसे लिखते हैं। ये आपको पता है कि नागरिकता आपका 2 में है, मौलिक अधिकार 3 में है, मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका 4 में है। मौलिक कर्तव्य किस में है? वो 4 में है। और राज्य जो है आपका वो भाग 6 में है। तो बिल्कुल कौन सुमेलित नहीं होगा? आपका सी जो होगा यही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से, देखिए ये सवाल बड़ा कठिन सवाल है ये सवाल, लेकिन आज मैं आपको समझा दूंगा। ये सवाल बिल्कुल सरल हो जाएगा आज के बाद से। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए 5 रिटें जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी की जाती है, और एक जो 5वां मैं वो भी लिख दे रहा हूं, तो 5 समझ लीजिएगा तब आपको क्लियर रहेगा। प्रतिषेध क्या कह रहा है भाई? कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? यानी जो निचला कोर्ट है उसका जो ऊंचा जो कोर्ट है, अपर कोर्ट जो है, वो उसका परीक्षण करती है किस प्रक्रिया के माध्यम से? देखिए यहां तो भाई क्या है? अधिकार परीक्षा। सीधी सी बात है, आप किस अधिकार से किसी पद पर हैं, ये हो गया। परमादेश, भाई सीधी बात क्या बोल रहे हैं? आदेश देना, किसी को आदेश देने की बात की जा रही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया उसे शरीर उपस्थित होना करना पड़ता है 24 घंटे के अंदर, ये हमारा जो है मौलिक अधिकार है। अब देखिएगा उत्प्रेषण और प्रतिषेध, दो बात समझिएगा। जब कार्रवाई चल रही हो, जब कार्रवाई, जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई कार्रवाई चल रही हो, सपोज दैट मान लीजिए इलाहाबाद में कोई कार्रवाई चल रही हो और सुप्रीम कोर्ट जो है कार्रवाई के बीच में ही, ध्यान समझिएगा, कार्रवाई के बीच में ही, देखिए क्या लिखा है? प्रतिषेध, छेद कर दे। ऐसा समझिए, प्रतिषेध छेद, यानी कार्रवाई के बीच में ही छेद कर दे, यानी बीच में ही उसको रोक दे। देखिए कभी हमेशा 2 में होता है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कार्रवाई के बीच में ही छेद कर दे, प्रतिषेध। देखिए यहां समझिए, प्रतिषेध छेद, यानी बीच में ही होल कर दे, तब इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रतिषेध। अगर उत्प्रेषण क्या है कि जब हाई कोर्ट अपना निर्णय दे दिया, अब निर्णय दे दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये क्या है? उत्प्रेषण, मतलब ऊपर बुला लिया। ये कैसा निर्णय आप दे रहे हैं? ये निर्णय कैसा आपने दे दिया है? आप निर्णय देने के बाद, यानी ये जो है आपका निर्णय देने के बाद है, और ये निर्णय देते समय। प्रतिषेध मतलब क्या है? प्रक्रिया के बीच में ही छेद कर दिया। क्लियर? चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सवाल आ चुका है
तो इसको ध्यान रखिएगा भाई। क्या है प्रस्तावना में? कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है और कितने प्रकार का न्याय है। क्या 2 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है, ऐसे 2 3 5 3 5 2 5 3 2 या कोई नहीं, ये बताना है। जरा समझिएगा इस सवाल कैसे याद करेंगे। ये देखिएगा मेरा हाथ देख रहे हैं, कितनी उंगलियां हैं इसमें भाई? 5। और आप अपनी स्वतंत्रता क्या चाहते हैं? अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता क्या करना चाहते हैं? अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। आप किसी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे याद रखिए। तो 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता हो गई। इसी से ऑप्शन आ गया। अब आइए और देख लेते हैं, क्योंकि यहां कोई नहीं भी है। अब देखिएगा, अगर आप ऐसे किसी को करते हैं, ध्यान समझिएगा, ऐसे, तो 3 उंगलियां क्या है? देखिए बाहर खुली हुई है। ऐसे न्याय क्या होता है? अच्छा होता है। 3 उंगलियां खुली हुई है, तो ये आपका क्या हो गया? 3 प्रकार का न्याय। और 2 देखिए यहां बंद था, ये 2 आपका है समानता। तो स्वतंत्रता 5, न्याय 3 और 2 समानता, तो 5 3 2। ये 29 का सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, मौलिक अधिकार किस भाग में है? यही सवाल है, हाँ यही सवाल है। देखिए ये भी चीज क्या है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कई बार पूछा गया है, इसलिए सवाल को रख दिया गया है। तो भाग 3 में आपका जो सवाल है वो है आपका कि मौलिक अधिकार, जो भी चीज अच्छी होती है वो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। हाँ ये अच्छी चीज है, ये 3 फिंगर, तो मतलब आपका भाग 3 में मौलिक अधिकार आपके लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए ऐसे भाग 3 में जो भी चीजें अच्छी होती है, जैसे गायत्री मंत्र ऋग्वेद में भाग 3 में, वो भी देखिए अच्छी चीज है। मौलिक अधिकार अच्छी चीज है भाग 3 में, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय, ये भी अच्छी चीज है। तो ऐसे आप चीजों को बिल्कुल हाथ से आप पढ़ सकते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं तक। कैसा लगा आपको सेशन, ये जरूर बताइएगा। और मेरी तरफ से, चंद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ एग्जाम के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा, जरूर 2 मिनट बस रुकिएगा। देखिए कल का जो एग्जाम है आपका, एग्जाम आपके ज्ञान की समझ कह सकते हैं, ज्ञान की तो परख लेता ही लेता है। आपके ये जो एग्जाम है, आपके धैर्य की, आप कितना कूल होकर एग्जाम देते हैं, उसकी भी बहुत कह सकते हैं कि ये परीक्षा है। और कोशिश करिएगा पूरा पेपर करके आइएगा, स्पीड अपनी मेंटेन रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सीटेट का पूरा पढ़ ही नहीं पाते। ये सबसे बड़ी कमी है विद्यार्थी की, ये सबसे बड़ी कमी है कि पूरा पेपर अपना पढ़ ही नहीं पाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा पेपर जरूर पढ़िएगा। शुरू से अपनी एक स्पीड मेंटेन रखिए, एक टारगेट बनाइए अपना कि मुझे पूरा पेपर टच करना है। क्योंकि होता क्या है, आप अगर 10 सवाल बाद में अगर ऐसे रंग देते हैं, लाओ BCD अब समय नहीं है, BCD कर देते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसा गलती मत करिएगा। अपनी एक स्पीड मेंटेन करिएगा शुरू से पूरा पेपर पढ़ने की। क्योंकि अगर आपने पूरा पेपर पढ़ लिया तो आप औरों से बेहतर कंडीशन में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बिल्कुल इस माइंड सेटअप से जाइएगा, किताब कापी सब रात में आज बंद कर दीजिएगा, आज के बाद मत पढ़िएगा। सुबह बिल्कुल मत पढ़िएगा, आराम से बिल्कुल कूल होकर, रिलैक्स होकर के, क्योंकि ये परीक्षा रटंत परीक्षा नहीं है। ये परीक्षा आपके सामान्य समझ की परीक्षा है। अगर टेट होता तो मैं कहता नहीं, अंदर तक पढ़ते हुए चले जाइए आप। लेकिन सीटेट की जो परीक्षा है, ये आपके कूल की, आप कूल रहने की, आपके धैर्य की और आपके स्पीड की, कि आप कितना स्पीड बना के चलते हैं कि पूरा पेपर पढ़ लेते हैं। ये इस चीज की परीक्षा भी है, ज्ञान के साथ में। तो ध्यान रखिएगा इसका। और एक चीज बताया था आपको कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा, अगर सवाल नहीं आ रहा होगा तो सबसे बड़े ऑप्शन के साथ जाइएगा, जरूर सही होता है 80 to 90% केसेस में। 80 to 90% केसेस में अगर आप सवाल नहीं आ रहा है तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उसके साथ जाइएगा, जरूर सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का, बिल्कुल रिलैक्स होइएगा, शाम को एक नॉर्मल भोजन लीजिएगा, आराम से बिल्कुल एकदम कूल माइंड होकर के परीक्षा दीजिएगा, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी आपको। तो आप सभी को एक बार पुनः मेरी तरफ से और चंद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और कल इंतजार रहेगा कि आप लोग कहेंगे कि नहीं, चंद्रा इंस्टीट्यूट ने मेरे साथ अच्छा किया और अच्छा करेगा। इस उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।